गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और सभी लोगों का स्वागत है आज के क्लास में। चलिए बढ़िया। एक बार बता दीजिए कि आप सभी के पास आवाज़ अच्छे से पहुंच रही है और उसके बाद फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्लास का टाइमिंग मेरे लिए 6:30 है। वही टाइमिंग डेली रहता है मेरा, और किसी दिन यदि कारण कुछ रहता है तो उसके कारण कुछ टाइमिंग चेंज करना पड़ता है। चलिए, तो आज हम लोग आते हैं। आज का टॉपिक जो है वो है गांधीवादी चरण, और इसमें स्पेशली 1917 से लेकर के 1934 इसके बीच की घटनाओं को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है सर, आप भी माइंड मैप दीजिए। ये एमसीक्यू का बैच है तो इसमें माइंड मैप क्या दिया जाएगा? माइंड मैप वहाँ दिया जाता है जहाँ क्लासेस करानी होती है, चैप्टर पढ़ाना होता है। इसमें एमसीक्यू बैच में ऑब्जेक्टिव में क्या माइंड मैप होगा? टाइम बना हुआ है 6:30, ऑलमोस्ट टाइम है, सब लोगों को पता है। नोटिफिकेशन का इंतज़ार क्यों करना? चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। आज का हम लोग का टॉपिक है गांधीवादी युग या गांधीवादी चरण। तो बेसिकली यहाँ के बारे में थोड़ा सा आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो स्वतंत्रता आंदोलन थे उसमें जो कांग्रेस था, इस कांग्रेस के शासन के अंतर्गत बेसिक रूप से यदि देखा जाए तो 3 चरण थे। उसमें से एक चरण को गांधी युग या कहा जाता है, और ये पीरियड स्पेशली माना जाता है 1919 से लेकर के 1947 तक, और इसी को 2 पार्ट में तोड़ा गया है। चूँकि ये वाला सेक्शन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में बनता है, तो आज के टॉपिक में हम लोग 1919 से लेकर के 1934 के बीच के घटनाओं को पढ़ेंगे, और कल के टॉपिक में हम लोग 1934 से लेकर के 1947 तक के घटनाओं को देखेंगे। तो आज बेसिकली गांधी युग के बीच के अंतर्गत के इन घटनाओं को देखेंगे। और इसके अंतर्गत यदि हम लोग देखें तो कौन कौन से पॉइंट आ सकते हैं, तो कुछ टॉपिक्स हैं स्पेशली चंपारण सत्याग्रह हुआ था, उसे हम देख सकते हैं। अहमदाबाद जो आंदोलन हुआ था, खेड़ा मूवमेंट, रॉलेट एक्ट, असहयोग, नॉन कोऑपरेशन। असहयोग से पहले यदि देखा जाए तो एक और आंदोलन आ सकता है, खिलाफत, स्वराज पार्टी, देन साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट और सविनय अवज्ञा। तो ये बेसिकली आज के टॉपिक्स हैं। इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो इस चैप्टर के अंतर्गत बेसिक रूप से हम लोग डील करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज के टॉपिक में स्पेक्ट्रम बुक का सारा टॉपिक नहीं पढ़ाया गया है सर। तो वो स्पेक्ट्रम बुक थोड़ी पढ़ाया जा रहा है कि सारा टॉपिक पढ़ाया जाएगा। इसमें स्पेशली जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उनको पढ़ाया जा रहा है। चलिए ठीक है, स्पेक्ट्रम बुक थोड़ी हम पढ़ा रहे हैं कि स्पेक्ट्रम बुक का सारा टॉपिक पढ़ाएं अभी। चलिए, तो आज के टॉपिक में हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं।
और बेसिक रूप से आज हम लोग इस पीरियड के दौरान के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स और उसके बारे में जो टॉपिक आएगा उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे और उसको जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के टॉपिक में अगर हम लोग करें तो एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि आज हमारा 7वां दिन है और 7वें क्लास में हम लोग गांधीवादी चरण के इस पीरियड के बारे में चर्चा करेंगे और इस पीरियड में जो इवेंट्स हुए, जो घटनाएं हुई, उसको हम लोग थोड़ा सा अरे भाई इतना बड़ा लेक्चर, टाइम का वैल्यू स्टूडेंट्स का देखिए। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे हम लोग स्टूडेंट रहे ही नहीं है, डायरेक्ट टीचर बन के ही पैदा हुए हैं। पहले ही दिन के क्लास में बता दिया गया था कि 6:30 टाइमिंग है, तो अभी 6 बजे बैठ क्यों जा रहे हो? तुमको बताया गया हुआ है कि 6:30 से ही मेरा होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है, जनवरी 1950 में गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे। गांधी वाज रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन जनवरी 1915। सेकेंड है, गांधी जी ने 1 वर्ष तक देश का दौरा करने और जनता की स्थिति को स्वयं देखने का निर्णय लिया। गांधी डिसाइडेड टू टूर द कंट्री फ्रॉम द 1 ईयर, सी फॉर हिमसेल्फ द कंडीशन ऑफ द मासेज, यानी भारतीय लोगों की स्थिति को देखने और समझने का निर्णय लिया। यहाँ पर यदि टॉपिक को देखें तो इसमें समझने की ज़रूरत यह है कि आप गांधी जी से रिलेटेड यदि पॉइंट्स पढ़ा होगा आपने, तो 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो कि डिस्कस हम लोग कर सकते हैं। लाइक गांधी जी साउथ अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 में गए थे। और क्यों गए थे? तो एक व्यक्ति थे दादा अब्दुल्ला, दैट्स कॉल, क्वेश्चन भी पूछा गया है बीपीएससी में। तो दादा अब्दुल्ला के लिए वो गए थे वहाँ, और वो वहाँ से लौटे भारत कब? तो 1915 में लौटते हैं। और जब वो भारत लौटे तो उसी दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में आज सेलिब्रेट किया जाता है। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है ये सही है कि जनवरी 1915, और इसमें भी अगर डेट जोड़ ले तो 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे गांधी जी। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि गांधी जी ने 1 वर्ष तक भारत को देखने और समझने का निर्णय लिया। तो ये स्टेटमेंट भी सही है कि गांधी जी ने शुरुआती दौर में स्पेशली भारत को देखने और समझने का निर्णय लिया था। और ये जो देखने और समझने का जो निर्णय लिया था वो किसके सजेशन पर लिया था? तो गोखले, जो कि उनके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले के ही समझाने पर उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि 1 साल तक भारत को समझना है। ये क्यों हुआ था? क्योंकि गोखले ने उनको सजेस्ट किया कि आप अफ्रीका से आए हैं और अफ्रीका के कंडीशन और इंडिया के कंडीशन में काफ़ी अंतर है, तो आपको 1 वर्ष तक आँख खुले रख करके और कान बंद करके, मुंह बंद रख करके घूमना है, सिर्फ देखना है कि क्या चल रहा है इंडिया में। तो ये सजेशन उन्होंने फॉलो किया था और 1 साल तक उन्होंने भारत के कंडीशंस को जाना, समझा, एंड देन वो राजनीति में स्टेप लेते हैं। और फर्स्ट उनका जो राजनीतिक कदम था वो कहाँ होता है? तो बिहार के चंपारण में। इसी कारण से ये बिहार का चंपारण जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहा और उनका कर्म भूमि बिहार का चंपारण माना गया। तो कौन से स्टेटमेंट सही हैं? तो दोनों स्टेटमेंट गांधी जी से रिलेटेड हैं और सही हैं। और गोखले वाले पॉइंट को आप ध्यान रख सकते हैं कि हु सजेस्टेड हिम टू टूर इन इंडिया इन विद इन 1 ईयर। तो ये किसने उनको सजेस्ट किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चंपारण सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चंपारण सत्याग्रह। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी से बिहार के चंपारण के नील बगान मालिकों के संदर्भ में किसानों की समस्याओं पर ध्यान देने का अनुरोध किया। गांधी वाज रिक्वेस्टेड बाय राजेंद्र प्रसाद टू टुक इनटू द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार्मर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स ऑफ चंपारण इन बिहार। तो ये पहला स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है, यूरोपीय बागान मालिक चंपारण में तिनकठिया प्रणाली का अभ्यास कर रहे थे। अभ्यास का मतलब यहाँ पर है प्रयोग कर रहे थे। नेक्स्ट है, द यूरोपियन प्लांटर्स वेयर प्रैक्टिसिंग द तिनकठिया सिस्टम इन चंपारण।
तो यदि बात करें इन दोनों स्टेटमेंट में, तो दोनों के स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है, बट पहले स्टेटमेंट में क्या है, यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगा हुआ है, और राजेंद्र प्रसाद ने उनको इनविटेशन नहीं दिया था, बल्कि इनविटेशन किसने दिया था, राजकुमार शुक्ल, जो कि चंपारण के ही एक लोकल किसान थे, तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया था। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल ने जो है ये बेसिकली उनको पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने पार्टिसिपेट करने के लिए रिक्वेस्ट किया था। एंड सेकेंड स्टेटमेंट है कि यूरोपियन बागान मालिक वहाँ तिनकठिया प्रणाली का प्रयोग कर रहे थे या शुरुआत कर रहे थे। तो ये बिल्कुल सही है कि वहाँ पे जो तिनकठिया सिस्टम था ये यूरोपियन बागान मालिकों द्वारा ही शुरू किया गया था, जिसे नील्हे कहा जाता था। नील्हे यानी नील बागान मालिक के ऑनर्स, तो उनके द्वारा ही बेसिकली ये किया जा रहा था। और तिनकठिया प्रणाली क्या था, तो एक लैंड जो कि लैंड का अगर एरिया 20 कट्ठा है, ये 20 कट्ठा क्या होता है, तो 20 कट्ठा मीन्स ये मेजरमेंट का एक तरीका होता है, भूमि को मापने की पद्धति। 20 कट्ठा को दूसरे शब्दों में 1 बीघा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ये सिस्टम बनाया गया था कि 1 बीघा में से 3 कट्ठे में कम से कम नील की खेती करनी होगी, और दैट्स कॉल्ड तिनकठिया सिस्टम। ठीक है। फ्रेशर के लिए कौन बैच है, फ्रेशर के लिए बैच है आपको नवोदय चंप और टाइटन बैच, जिसमें आपको लंबा अवधि तक यानी 6 महीने 8 महीने साल भर पढ़ने की ज़रूरत है। ये ऑब्जेक्टिव बैच उनके लिए होता है जो कम से कम एक बार चीज़ों को पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, तो उनके लिए ये बैच है जिसमें पूरे ऑब्जेक्टिव के थ्रू प्रैक्टिस कराया जाता है। और ये एग्ज़ाम से पहले क्रैश कोर्स टाइप का होता है जिसमें रिवीजन प्रैक्टिस होता है। आपको अगर फ्रेशर है तो कम से कम 8-10 महीने पहले पढ़ने की ज़रूरत है, फिर आप इस राउंड में आएंगे, तब आप बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे। ठीक है। तो अभी जो भी 72 के बच्चे होंगे या 72 के लिए तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके लिए जो बैचेज हैं वो नेक्स्ट मंथ से आपको आएंगे, और उसमें आप लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा। ठीक है। भारत रक्षा अधिनियम, जिसे रॉलेट अधिनियम के नाम से जाना जाता है, कब पारित किया गया था? व्हेन वाज द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट ऑल्सो नोन एज रॉलेट एक्ट? रॉलेट एक्ट इसको नाम क्यों दिया गया? क्योंकि सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में हुआ था, इसीलिए इस डिफेंस एक्ट को सिडनी रॉलेट एक्ट या रॉलेट एक्ट कहा जाता है। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, 1915, 1917, 1919, 1921। तो रॉलेट एक्ट क्या था? तो बेसिकली जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था, फर्स्ट वर्ल्ड वार कब से कब तक हुआ था? तो 1914 to 18। और फर्स्ट वर्ल्ड वार के ख़त्म होने के बाद जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था, या नेशनलिज्म की भावना भारत में बढ़ रही थी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ही लाया गया था भारत रक्षा अधिनियम, इट मीन्स रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट लाया गया था स्पेशली 1919 के मार्च में। तो मार्च 1919 में ये एक्ट जो है वो पारित किया गया, और इसी एक्ट के बेस पे भारत में कठोर कानून लागू किए गए। एंड देन एक इवेंट होता है, घटना हो जाती है बड़ी सी, जिसको हम लोग कहते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 को ये अमृतसर में घटित हुआ था। तो ये जो घटना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये भी घटना कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार कब और किस विरोध प्रदर्शन के दौरान भूख हड़ताल का प्रयोग किया? व्हेन एंड ड्यूरिंग विच प्रोटेस्ट डिड महात्मा गांधी यूज हंगर स्ट्राइक इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? तो हंगर स्ट्राइक जो है ये गांधी जी के एक हथियारों में से एक था। जैसे सत्याग्रह को हथियार बनाया जाता है, वैसे ही उन्होंने हंगर को जो है एक स्ट्राइक के रूप में यूज किया था। और हंगर को स्ट्राइक के रूप में कब यूज किया था? तो उन्होंने जो एक मजदूरों से रिलेटेड जो पहला आंदोलन किया था, उस आंदोलन में उन्होंने सबसे पहली बार हंगर से रिलेटेड जो है स्ट्राइक का यूज किया था। और इसका सही उत्तर क्या है? 1918 अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। और यह मील मजदूर आंदोलन कहाँ हुआ था? तो अहमदाबाद में हुआ था। और ये पहला उनका कह सकते हैं कि मजदूर रिलेटेड आंदोलन था, लेबर यूनियन से रिलेटेड आंदोलन था। और इसी दौरान उन्होंने ट्रेड यूनियन की भी स्थापना की थी, क्योंकि इससे पहले उन्होंने चंपारण और इसके बाद खेरा में पार्टिसिपेट किया, जो कि किसान मूवमेंट्स थे। ये पहला था जो लेबर मूवमेंट जिसमें उन्होंने
पार्टिसिपेट किया, 30%, 35% बोनस। बिल्कुल आगे इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सार्वजनिक रूप से कब उपस्थिति दर्ज कराई? When did महात्मा गांधी make his first public appearance in India after returning from South Africa? यहाँ पब्लिक अपीयरेंस की बात की जा रही है कि महात्मा गांधी ने भारत में भारतीयों के बीच कब से आकर के काम करना शुरू किया या कब से उसमें प्रेजेंस होना शुरू किया। ऑप्शंस आपके सामने है। फर्स्ट है फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के अवसर पर, फरवरी 1916 एट द इनॉग्रेशन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सेकेंड है अप्रैल 1917 चंपारण में। थर्ड है मार्च 1918 अहमदाबाद। अप्रैल 1919 रॉलेट सत्याग्रह। तो बेसिकली पहला तो अगर आप ध्यान देंगे तो चंपारण सत्याग्रह में तो वो अपियर हुए ही थे, इसके बाद तो जितने हैं वो बाद के हो जाएंगे। तो या तो आंसर बी होगा या आंसर ए होगा, दो में से एक ही होगा। तो चूंकि यहाँ पे पॉलिटिकली एक्टिविटी की बात नहीं की जा रही है कि गांधी जी ने पहला पॉलिटिकल एक्टिविटी क्या किया, तो पॉलिटिकल एक्टिविटी पूछा जाता देन आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर बी चंपारण सत्याग्रह। बट यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सार्वजनिक रूप से कब पहली बार उपस्थित हुए। तो सार्वजनिक रूप से उपस्थित होने का मतलब ये है कि कब वो बेसिकली लोगों के सामने आकर के कह सकते हैं कि अलग अलग सम्मेलन में अलग अलग घटनाओं में पार्टिसिपेट करना शुरू करते हैं। तो इसका जो सबसे पहला पार्टिसिपेशन गांधी जी का रहा था वो फरवरी 1916 में रहा था, जब उन्होंने बेसिकली इनॉग्रेशन में पार्टिसिपेट किया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के। एंड देन वहाँ से वो धीरे धीरे फ्लुएंटली जो है वो पार्टिसिपेट करना शुरू करते हैं और 1916 में ही वो कांग्रेस के सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और उसी कांग्रेस सेशन में उन्हें चंपारण आने का रिक्वेस्ट किया जाता है एंड देन वो चंपारण आ जाते हैं। गांधी जी भूख हड़ताल करते थे तो उससे अंग्रेजी शासन को कैसे प्रभावित किया जाता था? देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये कैसे है इसको समझिए आप। जैसे अब सिंपल सा समझिए कि भूख हड़ताल क्या होता था। जैसे कोई प्रशासन है, प्रशासन के सामने या एक जगह पे भूख हड़ताल पे लोग बैठ जाते हैं और एक तरह से वो भूखे हैं तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जाता है सिस्टम पे। यदि भूख हड़ताल से किसी की मृत्यु होती है तो मामला फैलेगा, लोग गुस्से में आ जाएंगे, आगजनी होगी, कोई घटना हो जाएगा, कोई विद्रोह हो जाएगा। तो ऐसे में ब्रिटिशर्स या कोई भी शासन चाहता है कि उस भूख हड़ताल को तुड़वा दे और उस भूख हड़ताल को तुड़वाने के लिए जो है बेसिकली इस तरह से प्रशासन एक्टिव हो जाता है और फिर उनकी मांगे मान ली जाती है। तो ये एक तरीका होता है शासन पर दबाव बनाने का। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि बीपीएससी के दौरान भी बहुत सारे छात्र भूख हड़ताल पर बैठे थे। तो शासन पर दबाव बनाने का एक तरीका होता है जिसमें भूखे रह करके सामने वाले को दबाव में लाने का प्रयास किया जाता है और ये एक सत्याग्रह का एक पार्ट भी था। नेक्स्ट आते हैं छठा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? हु वाज कंसीडर्ड द पॉलिटिकल मेंटर ऑफ महात्मा गांधी? तो बेसिकली अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि 1915 में गांधी जी भारत आए और गांधी जी भारत आने के बाद सबसे ज़्यादा जो भारत के किसी मेंटर से इन्फ्लुएंस थे तो वो थे उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। वो गोपाल कृष्ण गोखले के लिबरल पॉलिसी से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे और गोपाल कृष्ण गोखले की सबसे बड़ी खास बात ये थी कि इनके दो प्रमुख शिष्य थे, एक तो थे गांधी और दूसरे उनके प्रमुख शिष्य थे जिन्ना। और बाद में चल करके गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता बने और जिन्ना जाकर के पाकिस्तान के राष्ट्रपिता बन गए। तो इस तरह से ये काफ़ी प्राउड गुरु रहे जिनका एक शिष्य जो है भारत का राष्ट्रपिता बन गया और दूसरे गुरु जो है वो जाकर के पाकिस्तान के राष्ट्रपिता बन गए। तो इस तरीके से ये गोपाल कृष्ण गोखले एज ए गुरु में काफ़ी सक्सेसफुल रहे। और गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो ये एक लिबरल नेता थे जो कांग्रेस के उदारवादी नेता के अंतर्गत आते थे। 1905 में इन्होंने बनारस में कांग्रेस के सेशन को लीड किया था एंड देन इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी नाम का एक संगठन बनाया था 1905 में जो कि काफ़ी फेमस रहा था। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 7th नंबर, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार सजाइए। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कि कौन सी घटना कब घटित हुई थी इसको सजाना है।
तो पहला है खेरा, चंपारण, अहमदाबाद। तो यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्या होता है कि चंपारण आपको पता है 1917 में हुआ था, खेरा भी पता है कि 1918 में हुआ था, और अहमदाबाद भी 1918 में हुआ था। बट यहाँ ध्यान ये देना है कि ये 1917 जो है ये अप्रैल में स्टार्ट हुआ था, तो ये विद्रोह अप्रैल का था। खेरा विद्रोह जो है यह भी अप्रैल में स्टार्ट हुआ था। बट अहमदाबाद मिल मजदूर जो है ये फरवरी में स्टार्ट हुआ था, फरवरी मार्च में। तो इस तरीके से यदि हमें इसे अरेंज करना हो तो पहले आ जाएगा चंपारण सत्याग्रह, बिकॉज ये सबसे पहले हुआ, देन उसके बाद अहमदाबाद मिल, और उसके बाद होगा क्या, खेरा। तो यानी ये 2018 में हुए गांधी जी के मूवमेंट थे, इसमें थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि कौन पहले हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3, 1। और 2, 3, 1 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। तीनों में बात करें तो चंपारण सत्याग्रह क्या था, तो ये एक किसान मूवमेंट था, ये भी एक किसान आंदोलन था। बट जो अहमदाबाद मिल मजदूर था ये एक लेबर रिलेटेड मजदूर आंदोलन था, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द विड्रॉयल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाय महात्मा गांधी। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन अचानक बीच में ही रोक दिया था, तो बहुत सारा अनावश्यक आप लोग कमेंट करते रहते हैं, तो कई बार क्या होता है, आशीष रंजन आपका कमेंट लगातार आ रहा है, थोड़ा क्लास पर ध्यान दीजिए, दूसरे को भी कम से कम पढ़ने दीजिए, ठीक है। इन क्वेश्चंस को अगर हम बीच बीच में जवाब देते रहेंगे तो बड़ा मुश्किल है। नवोदय बैच में बीपीएससी का सिलेबस, तो बैच बीपीएससी का था तो पढ़ाई क्या उसमें ग्रुप डी का होगा, ऑब्वियस है कि बीपीएससी का बैच है तो बीपीएससी की पढ़ाई होगी, ठीक है। तो अनावश्यक कमेंट ना करें, आप क्वेश्चन रिलेटेड करें, और किसी क्वेश्चन में डाउट लगे या किसी क्वेश्चन में सजेशन हो, किसी क्वेश्चन में कोई पॉइंट हो, तो उसे रिलीवेंट करें, ताकि हम जब कमेंट पे देखें तो उससे हमको ये दिखाई दे कि हाँ किसी को कहाँ डाउट है। इतना अनावश्यक क्वेश्चन आपका कमेंट आता रहता है कि उस पर ध्यान जाता है, तो फिर पता चलता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं ही इधर उधर भटक गया कि क्या वहाँ पढ़ूँ, क्या लिखा हुआ है। तो कई बार कमेंट पढ़ने के दौरान आपका कंसंट्रेशन खराब हो जाता है, ठीक है। तो कृपया कंटेंट से रिलेटेड टॉपिक पे ही रहें, बाकी चीज़ों के लिए बहुत सारे आपके फोरम है जहां आप बात कर सकते हैं। तो पहला है कि चौरी चौरा की घटना के बाद 1922 में आंदोलन को वापस ले लिया गया था। तो ये तो बिल्कुल सही है कि गांधी जी ने एक घटना हुई थी असहयोग आंदोलन के दौरान, दैट्स कॉल्ड चौरी चौरा। चौरी चौरा कहाँ है, तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, और वहाँ पर यह घटना घटित हुई थी। इसका डेट कभी कभी पूछा जाता है, तो अभी जो एक्चुअल डेट लिया जाता है इसका 4 फरवरी लिया जाता है। पहले ये 5 फरवरी माना जाता था, लेकिन अभी सारे सोर्सेज में इसे 4 फरवरी को ही ये घटना माना जाता है। तो 4 फरवरी 1922 को क्या हुआ था कि कुछ लोग जो है आंदोलन में पार्टिसिपेट करते हुए सड़कों से जा रहे थे, तो पुलिस वालों ने उनको पीट दिया। पुलिस वालों ने पीट दिया तो वो गुस्से में सारे लोग गांव गए अपने, और गांव के लोगों को बताया कि हमें जो है लोगों ने यानी पुलिस वालों ने मारा है। तो पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुए, और पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर के आते हैं, और पुलिस वालों को घेर लेते हैं। पुलिस वाले भाग करके थाने में छुप जाते हैं, अंदर बंद कर लेते हैं, और लोग उस पुलिस थाने को जला देते हैं। और इस तरह से वहाँ पर जो 22 लोग जो उस थाने में मौजूद थे वो जल करके मर जाते हैं। इसी इवेंट को, इसी घटना को जो है बेसिकली क्या कहा जाता है, चौरी चौरा की घटना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो सेकंड है, गांधी का मानना था कि आंदोलन हिंसक हो गया है और अब उनके अहिंसा के सिद्धांत के अनुरूप नहीं चल रहा है। तो ये भी बिल्कुल सही है कि गांधी जी ने अपने समाचार पत्र में कहा था कि यदि अपने आंदोलन को हिंसा से रोकने के लिए मुझे जान भी देनी पड़े तो मैं दे सकता हूं। तो इट मीन्स कि गांधी जी ने वायलेशन के कारण इस नॉन वायलेशन वाले आंदोलन को उन्होंने रोक दिया था। तो ये ऑप्शंस आपका क्या है, दोनों के दोनों सही है। बिल्कुल मैंने बताया कि आपको बहुत दिनों तक ये बुक में 5 फरवरी ही आता था, लेकिन अभी रिसेंट में इसके डेट को लेकर के कंफर्म है, और 4 ही आपको यहाँ पे ऑप्शन में आएगा, ठीक है।
तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 एवं 2 दोनों ही इस मूवमेंट के रुकने के कारण को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक मार्च में महात्मा गांधी के साथ कितने प्रतिनिधि गए थे? हाउ मेनी डेलीगेट्स इनिशियली कंपेन्ड टू महात्मा गांधी ऑन द सॉल्ट मार्च ड्यूरिंग द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन 1930? तो गांधी जी ने ये मार्च शुरू किया था, वो कहाँ से शुरू किया था? तो साबरमती से। साबरमती आश्रम था उनका। इस साबरमती आश्रम को बेसिकली सत्याग्रह आश्रम भी कहा जाता है। और इस साबरमती आश्रम से उन्होंने 12 मार्च 1930 को यात्रा स्टार्ट की और यहाँ से ये यात्रा करते हुए गए और 5 अप्रैल 1930 को पहुँच गए दांडी। यहाँ से चले और कहाँ पहुँचे? दांडी। और दांडी में पहुँचने के बाद उन्होंने अगले दिन 6 अप्रैल 1930 को ये सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया और नमक कानून तोड़ दिया। तो नमक कानून तोड़ने का डेट पूछेगा तो 6 अप्रैल, दांडी मार्च स्टार्ट करने का दिन पूछेगा तो 12 मार्च। और गांधी जी जब चले थे तो कहा जाता है कि मात्र 78 लोग उनके साथ चले थे। और जब वो जैसे जैसे गांव से गुजरते थे, रात को रुकते थे और फिर अगले दिन जब चलते थे तो गांव के हजारों लोग उनके साथ चल पड़ते थे। ठीक है, हजारों लोग उनके साथ चलने लगते थे। दिन क्या होता था कि एक एक दिन रुकते गए, चलते गए, रुकते गए और लोगों को लेते गए। जब चले थे तो 78 थे और जब पहुँचे तो लाखों की संख्या में लोग उनके साथ थे और वहाँ पहुँच गए थे। और इन सारे प्रक्रियाओं में अगर आप ध्यान देंगे तो उनको 24 डेज यानी 24 दिन लगा था और 240 माइल ये चले थे, यानी 240 मील की दूरी तय की और फाइनली वो पहुंच गए दांडी। और इसी को कहा जाता है नमक मार्च या दांडी मार्च। ठीक है, तो इससे 200 से ज़्यादा नहीं हो गए, लाखों की संख्या में भीड़ हो गई थी। हर गांव से 1000 2000 लोग उनके साथ चलते गए, 5000 चलते गए और फाइनली लाखों की संख्या में लोग उनके साथ दांडी पहुंचे थे। और इसी कारण से वो दांडी मार्च काफ़ी हिट रहा था। तो यानी इनिशियल मेंबर जो गांधी जी के साथ चले थे वो कितने थे? 78। इसके अलावा एक और जानकारी की बात मैं बता दूं यहाँ पे कि जब वो साबरमती आश्रम से निकले थे तो उन्होंने क्या किया कि एक प्रण लिया। प्रण क्या लिया कि जब तक भारत को मैं आज़ाद नहीं कराऊंगा मैं साबरमती लौट के नहीं आऊँगा। और उसका नतीजा ये रहा कि 1947 तक साबरमती वापस गांधी जी नहीं गए और वो लगातार भारत में अलग अलग क्षेत्रों में घूम घूम करके काम करते रहे, लेकिन लौट करके साबरमती आश्रम नहीं गए जब तक कि देश को आज़ाद नहीं करा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पूना पैक्ट आर ट्रू? पूना पैक्ट आपने सुना होगा कि गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच ये पैक्ट हुआ था और इसको पूना में होने के कारण पूना पैक्ट नाम दिया गया था। इस पीरियड में गांधी जी यरवदा जेल में थे एंड देन ये पैक्ट हुआ दोनों के बीच में। तो चलिए थोड़ा उससे रिलेटेड पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट कहता है कि पूना पैक्ट महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच दलित वर्गों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बारे में समझौता था। द पूना पैक्ट वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन महात्मा गांधी एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रिगार्डिंग द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑन द डिप्रेस्ड क्लास। तो डिप्रेस्ड क्लास के पॉलिटिकल इशूज पे था, पहला पॉइंट ये है। सेकंड है इसने ब्रिटिश भारत में दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचिका प्रदान किया। इट प्रोवाइडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द डिप्रेस्ड क्लास इन ब्रिटिश इंडिया। अब दोनों स्टेटमेंट अगर ध्यान से देखें तो चलिए थोड़ा सा कहानी सुनते हैं, उसमें आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। ये पूना पैक्ट कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 को ये पैक्ट हुआ था। गांधी जी यरवदा जेल में थे और दो तरफ से दो लोग आए, भीमराव अंबेडकर और गांधी जी। पैक्ट हुआ। पैक्ट से पहले क्या था कि 71 सेपरेट इलेक्टोरल जो है यानी पृथक निर्वाचन क्षेत्र जिसको कहा जाता है, ये दलित क्षेत्र को दिया गया था। गांधी जी ने कहा कि पृथक निर्वाचन छोड़ दीजिए, मैं आपके लिए आरक्षण का सिस्टम को बढ़ावा देता हूं। और इसमें डिसीजन क्या लिया गया कि 147, कहीं कहीं पे 148 भी दिया जाता है,
इतने सीट उन्होंने आरक्षित कर दिया, यानी अंग्रेजों ने दलितों के लिए 71 पृथक सीट निर्वाचित किए थे, जबकि पूना पैक्ट में क्या किया गया, इसको बढ़ा करके 147 कर दिया गया और ये आरक्षित सीट कर दिए गए, रिजर्व सीट। इसके अलावा ये सारे जो थे ये कहां पे लागू होते थे, तो प्रोविंस यानी प्रांत में लागू किए गए, प्रांत में लागू किए गए। जबकि इसके अलावा 18% सीट रिजर्व किया गया कहां पर, तो केंद्र में यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में 18% दलितों के लिए सीट रिजर्व किया गया। और ये पूना पैक्ट में गांधी जी ने दलितों के लिए कुछ बेहतर सीट प्रोवाइड किया। तो इस तरीके से यदि देखा जाए तो ये जो प्रोविज़न किए गए थे, इसी प्रोविज़न के बाद ये पूना पैक्ट सफल रहा। और साइनिंग की जब बारी आई तो भीमराव अंबेडकर ने इस पर साइन किया और हिंदुओं की ओर से यानी बाकी जो कम्युनिटी थे उसकी ओर से जो साइनिंग था वो मदन मोहन मालवीय ने किया था, क्योंकि गांधी जी जेल में थे तो वो साइनिंग अथॉरिटी नहीं बन सकते थे, इसलिए उन्होंने किया था। ठीक है, तो ये पूना पैक्ट में ये जो पॉइंट्स मैंने बताए ये बेसिकली बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में आता है। अब आइए यहाँ दोनों पॉइंट पे, तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है कि दोनों के बीच हुआ था, और सेकेंड पॉइंट जो है ये गलत है कि भारत में, ब्रिटिश भारत में दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचिका प्रदान की। तो पूना पैक्ट ने निर्वाचिका प्रदान नहीं की बल्कि इसको ख़त्म किया। जो सेपरेट इलेक्शन सिस्टम था, सेपरेट इलेक्टोरल था, इसको ख़त्म कर दिया गया, ना कि इसको बढ़ाया गया। क्योंकि यहाँ पे क्या बढ़ाया गया, रिजर्व सीटों की संख्या बढ़ाया गया। तो यानी सेकेंड स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। और इस तरह से सेकेंड स्टेटमेंट गलत है और पहला स्टेटमेंट सही है, तो केवल एक सही है। ठीक है, ये वाले सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा, जो लोग क्लास किए थे उनको सब कुछ याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, गांधी जी की साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ गांधी जी वीकली जर्नी यंग इंडिया। तो ये साप्ताहिक पत्रिका निकाला करते थे गांधी जी, जिसका नाम था यंग इंडिया। तो पहला है कि भारत में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, टू प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। सेकेंड, राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार करना और स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करना, टू स्प्रेड नेशनलिस्ट आइडियाज एंड इंस्पायर फ्रीडम स्ट्रगल। सेकेंड को ज़्यादा प्राथमिकता आप दे सकते हैं, ठीक ठाक लग रहा है। थर्ड आते हैं, ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों का समर्थन, टू सपोर्ट ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज। तो ये बिल्कुल नहीं होगा। जो आपको लगता है कि गलत हो रहा है तो उसको काटते जाइए, तो आप अपने आप लास्ट में क्या होगा, सही तक पहुंच सकते हैं। लास्ट का था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों पर चर्चा, इससे तो कोई लेना ही देना नहीं था, इसलिए अगर आप चारों ऑप्शन में ढूंढेंगे तो ईजिली आप आंसर तक पहुंच जाएंगे कि ऑप्शन बी जो है इसका ज़्यादा सही लग रहा है। बिकॉज गांधी जी का उद्देश्य क्या था, तो भारत में बहुत ज़्यादा लोगों को जागरूक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रमोट करना, देन वो लोग सारे लोग पार्टिसिपेट करने के लिए आते भी हैं। नेक्स्ट आते हैं 12, महात्मा गांधी को किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। इन विच ईयर वाज महात्मा गांधी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के कब अध्यक्ष चुने गए। तो ये बेसिकली कांग्रेस के दौरान भी हम लोगों ने पढ़ा था कि 1924 एक अधिवेशन हुआ था बेलगांव, और ये बेलगांव कहां पड़ता है, कर्नाटक। और एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जहां पर गांधी जी अध्यक्ष चुने गए थे। और ये बेलगांव में अधिवेशन क्यों हुआ था और गांधी जी क्यों बने थे, क्योंकि 1922 में स्वराज पार्टी का गठन हो गया था। और स्वराज पार्टी के बनने के बाद थोड़े से कांग्रेस में जो कह सकते हैं कि उम्र दराज या सीनियर मेंबर थे वो कम हो गए थे, जिसके कारण क्या हुआ कि सीनियर मेंबर कम होने के कारण 1923 में अबुल कलाम आज़ाद को बनाया गया। और 1924 में बनते हैं कौन, महात्मा गांधी। तो इसी कारण से ये वो कंडीशंस थे जिसके कारण ये लोग अध्यक्ष पद पे चुने गए थे। और सबसे यंग मेंबर के रूप में, सबसे यंग प्रेसिडेंट के रूप में किनको चुना गया था, तो अबुल कलाम आजाद जी को चुना गया था, जो कि हम लोग पढ़े थे।
नेक्स्ट आते हैं 13, किस विदेशी लेखक के कार्य ने महात्मा गांधी के अहिंसक प्रतिरोध के दर्शन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया? विच फॉरेन ऑथर्स वर्क सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड महात्मा गांधीज फिलोसफी ऑफ नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस? यानी महात्मा गांधी को सबसे ज़्यादा अहिंसक गतिविधियों के लिए किसने प्रमोट किया? तो अहिंसक गतिविधियों के लिए उनके पास ऑप्शंस हैं कार्ल मार्क्स, लियो टॉल्स्टॉय, फ्रेडरिक नीत्शे और सिगमंड फ्रायड। तो जो आप पढ़े भी होंगे कि गांधी जी के विचारों पे सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका दिखता है, तो लियो टॉल्स्टॉय का प्रभाव सबसे ज़्यादा रहा और इन्हीं के विचारों से प्रेरित होकर के उन्होंने अहिंसा के सिद्धांत को थोड़ा विशेष बल दिया था और अहिंसा के सिद्धांत को ज़्यादा अपनाया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि ये अहिंसा के सिद्धांत को लेकर के लियो टॉल्स्टॉय से सबसे ज़्यादा प्रेरित थे। गोलमेज सम्मेलनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इज आर करेक्ट? तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या था? तो आपको ऑप्शन पता है कि 1930 से लेकर के 1932 तक 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे और ये तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुए थे? तो ब्रिटिश में हुए थे। एक्चुअली में हुआ क्या था कि साइमन कमीशन ने 1930 में एक रिपोर्ट सबमिट किया और इसी रिपोर्ट पर समीक्षा करनी थी और इसी के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो आयोजित किए गए ब्रिटेन में। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे आते हैं तो पहला है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभी गोलमेज सम्मेलन में पार्ट किया, तो ये तो 100% सही है। सेकेंड आता है महात्मा गांधी ने केवल एक गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया, तो ये तो बिल्कुल सही है कि भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में थे और महात्मा गांधी जो पार्टिसिपेट किए थे वो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था और कांग्रेस ने सिर्फ सेकेंड में ही पार्टिसिपेट किया था। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी सही हो जाता है कि किसी एक गोलमेज सम्मेलन में ये गए थे। तो यानी सेकेंड और फर्स्ट दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाते हैं? सही हो जाते हैं और हमें सही ढूंढना है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कि दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 1930 में महात्मा गांधी का नमक मार्च कितने दिनों तक चला था? हाउ मेनी डेज डिड महात्मा गांधी सॉल्ट मार्च? तो अभी हम लोगों ने थोड़ा सा इसको देखा था, ये बीपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रूप में पूछा था, तो इसका सही आंसर है 24 डेज। और ये मैंने बताया था कि दांडी से लेकर के जो साबरमती के बीच की दूरी थी ये 240 माइल थी और इस 240 माइल को पार करने के लिए 24 डेज लगे थे और इस 24 डेज में स्टार्टिंग का डेज माना जाता है 12 मार्च और पहुंचने का डेट 5 है, लेकिन जो कानून या नमक कानून तोड़ने का डेट है वो 6 अप्रैल को माना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नेता ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ मिलकर काम किया था? विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स वर्क क्लोजली विद द महात्मा गांधी ड्यूरिंग द चंपारण सत्याग्रह? तो ऑप्शंस में से आपको किसी एक को चुनना है जो गांधी जी के साथ काम कर रहे थे, क्योंकि चारों इसमें ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जवाहरलाल नेहरू नहीं होंगे बिकॉज ये असहयोग आंदोलन के बाद भारतीय राजनीति में प्रवेश करते हैं, तो ये गलत है। सरदार पटेल की बात करें तो ये गुजरात क्षेत्र के लीडर थे और ये उस पीरियड तक भारत में पॉपुलर नेता के रूप में उभर करके सामने नहीं आए थे। लाल बहादुर शास्त्री, इनका उस समय तक कोई रोल जो है वो भारतीय राजनीति में नहीं था, तो इसलिए जो बच गया वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अलावा यदि बात करें तो बहुत सारे लीडर थे जिन्होंने गांधी जी को सपोर्ट किया था, जिसमें राजकुमार शुक्ल तो थे ही, इसमें ब्रज किशोर प्रसाद इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, अनुग्रह नारायण इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा इसमें धरणीधर, रामनवमी प्रसाद और भी बहुत सारे लीडर थे जिन्होंने बेसिकली गांधी जी को यहाँ पे सपोर्ट किया था। गांधी जी से रिलेटेड चंपारण सत्याग्रह की यदि बात करें तो गांधी जी फर्स्ट टाइम बिहार कब आए थे? तो 10 अप्रैल
1917 को बिहार आए और 15 अप्रैल 1917 को वे चंपारण पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने पार्टिसिपेट किया चंपारण सत्याग्रह में। और चंपारण सत्याग्रह के पार्टीशन के दौरान उन्होंने तिनकठिया सिस्टम का विरोध किया और तिनकठिया सिस्टम को जो है हटा लिया गया और इस तरह से तिनकठिया सिस्टम को ख़त्म किया। और पहला जो भारत में उनका सत्याग्रह था वो चंपारण सत्याग्रह था और काफ़ी सक्सेसफुल सत्याग्रह था। मजहरुल हक, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे मजहरुल हक भी थे जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे और उनको सहयोग कर रहे थे। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस नेता ने जनता को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ड्यूरिंग द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ऑफ साउथ इंडिया which of the following leaders played a significant role in mobilizing of masses या mobilizing the masses? ऑप्शन है आपके सामने बाल गंगाधर तिलक, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो बेसिकली अगर आप इन सारे नाम को देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू का जो क्षेत्र था ये स्पेशली दिल्ली का क्षेत्र इनका था, दिल्ली और यूपी के क्षेत्र में ये काम करते थे। बाल गंगाधर तिलक का जो क्षेत्र था वो महाराष्ट्र था और इनकी मृत्यु ही 1920 में हो जाती है, तो इसलिए ये तो काम करेंगे नहीं, तो पहला ऑप्शन हट गया, जवाहरलाल नेहरू भी हट गए। सुभाष चंद्र बोस जो थे इनका क्षेत्र जो था ये बंगाल था और राजगोपालाचारी जो थे इनका क्षेत्र था तमिलनाडु। तो बेसिक रूप से दक्षिण भारत में जो सबसे ज़्यादा काम किया वो तमिलनाडु में किया और दक्षिण भारत में सी राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह का जो है नियंत्रण किया था और इन्होंने ही उस क्षेत्र में आंदोलन किया। और आपको जानना चाहिए कि 1937 में आप पढ़ते हैं कि 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए थे और उस प्रांतीय चुनाव के दौरान सी राजगोपालाचारी तमिलनाडु के फर्स्ट जो है मुख्यमंत्री बने थे और फर्स्ट मुख्यमंत्री के रूप में ये उभर करके सामने आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता के कार्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड मेथड्स ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? पहला ऑप्शन है, असहयोग आंदोलन ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित किया। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इनकरेज हिंदू मुस्लिम यूनिटी टू स्ट्रेंथन द फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश रूल के खिलाफ फाइट करने के लिए ये पहला वाला स्टेप रहा। सेकेंड है, आंदोलन में मुख्य रूप से बहिष्कार, शांतिपूर्ण विरोध और ब्रिटिश अधिकारियों के साथ सहयोग करने से इनकार जैसे अहिंसक तरीकों का इस्तेमाल किया गया। द मूवमेंट प्राइमरीली यूज नॉन वायलेंट मेथड्स सच एज बाइकॉट्स, पीसफुल प्रोटेस्ट एंड रिफ्यूजल टू कोऑपरेट विद द ब्रिटिश अथॉरिटीज़। तो अगर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को देखें तो नाम ही इसमें क्या है, नॉन कोऑपरेशन, यानी हम आपका कोऑपरेशन नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे। तो नॉन कोऑपरेशन मुस्लिम में हिंदू मुस्लिम यूनिटी बढ़ी थी। इसका रीज़न क्या था कि सेम पीरियड में भारत में एक आंदोलन चल रहा था जिसका नाम है खिलाफत मूवमेंट। तो खिलाफत मूवमेंट में मुस्लिम पार्टिसिपेट कर रहे थे, असहयोग में हिंदू, तो हिंदू और मुस्लिम यहाँ पर मिल जाते हैं और एक बहुत ही ज़्यादा बॉन्डिंग, जो सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग भारत में हिंदू मुस्लिम का देखने को मिलता है वो इसी मूवमेंट के दौरान देखने को मिलता है या बंगाल पार्टीशन मूवमेंट के दौरान देखने को मिलता है। तो यानी पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड भी सही है कि इस दौरान जो है बाइकॉट या पीसफुल प्रोटेक्शन को ही तरीका अपनाया गया था गांधी जी के द्वारा, और ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान इसी तरह के तरीकों का यूज किया गया था। नेक्स्ट है, चौरी चौरा की घटना क्या थी और कब घटित हुई थी? व्हाट वाज द चौरी चौरा इंसिडेंट एंड व्हेन डिड इट कम? तो ऑप्शन है 1919 में ब्रिटिश नमक कर के खिलाफ एक शांतिपूर्ण विरोध, तो बिल्कुल गलत है। पीसफुल प्रोटेक्शन अगेंस्ट ब्रिटिश सॉल्ट टैक्स, ये नहीं था। एक हिंसक झड़प जिसमें प्रदर्शनकारियों ने 4 फरवरी 1922 को पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, तो यहीं पे सही हो जाएगा कि ए वायलेंट क्लैश वेयर प्रोटेस्ट सेट ए पुलिस स्टेशन ऑन फायर ऑन February 4, 1922। इसके अलावा ये दोनों ऑप्शन आपको ठीक नहीं लग रहे हैं, दोनों के दोनों गलत है। तो यानी यहाँ पर चौरी चौरा घटना क्या थी
और चौरी चौरा की घटना कब हुई थी, ये दोनों ही आपको इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख सकते हैं। और अभी हम लोगों ने चर्चा भी की थी, एक कहानी भी मैंने बताया था कि चौरी चौरा का इंसिडेंट में क्या हुआ था, तो पुलिस वालों को थाने में बंद करके जला दिया गया था और उसमें 22 पुलिस वाले जो है मारे गए थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों का मुख्य पहलू निम्नलिखित में से कौन था? Which of the following was a key aspect of महात्मा गांधीज कंस्ट्रक्टिव वर्क? एक्चुअली हुआ यह था कि महात्मा गांधी ने आफ्टर असहयोग आंदोलन या आफ्टर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, उसके दोनों के बाद उन्होंने एक अपना तरीका ढूंढा और उन्होंने कहा कि हम रचनात्मक कार्य करेंगे, रचनात्मक कार्य करेंगे, कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे। तो इसका मतलब क्या था? क्या वो औद्योगिकरण को बढ़ावा देना चाहते थे? क्या वो ग्राम खादी उद्योग को बढ़ावा देना चाहते थे? क्या वो ब्रिटिश शिक्षा पद्धति को बढ़ावा देना चाहते थे? क्या वो वायलेशन आधारित आंदोलन को बढ़ावा देना चाहते थे? तो बेसिक रूप से यदि देखा जाए तो जो गांधी जी का रचनात्मक कार्य या कंस्ट्रक्टिव वर्क था वो एक कुटीर उद्योग से संबंधित था। छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना, चरखा सिस्टम को प्रमोट करना, ये उनके कंस्ट्रक्टिव वर्क का पार्ट था। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कि खादी और ग्राम उद्योग को प्रमोट करना, उसको बढ़ावा देना, बेसिकली ये मेन इसका एम था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। गांधी जी ने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई श्यामल दास कॉलेज भावनगर से की थी। गांधी जी डिड हिज हाई स्कूल फ्रॉम श्यामल दास कॉलेज भावनगर। सेकेंड, गांधी जी ने अपनी वकालत की पढ़ाई यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से की थी। तो ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से है। पहला वाला पॉइंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि गांधी जी ने अपनी पढ़ाई कहाँ से की थी। तो ये बिल्कुल सही है कि उन्होंने पहली अपनी पढ़ाई जो है श्यामल दास कॉलेज भावनगर से की थी और यहीं से उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी। देन वो 1899 में वो लंदन गए थे परीक्षा देने के लिए वकालत की, और फिर 1891 में वहाँ से परीक्षा पास करके आते हैं। तो 2 साल के लिए वो वकालत पढ़ने के लिए लंदन गए थे और लंदन में जहाँ उन्होंने पढ़ाई की थी उसका नाम ये था यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन। तो यहाँ से उन्होंने ये हायर स्टडीज़ यानी लॉ स्टडी उन्होंने पास की थी। तो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन से उन्होंने परीक्षा पास की थी और इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा कि बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गतिविधि महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में की गई थी? Which of the following were activity were done in South Africa by महात्मा गांधी? महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन कौन से कार्य किए? ऑप्शंस है आपके सामने। पंजीकरण प्रमाण पत्रों के खिलाफ सत्याग्रह, सत्याग्रह अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स, भारतीय प्रवास पर प्रतिबंध के खिलाफ अभियान, कैंपेनिंग अगेंस्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडियन माइग्रेशन, मतदान कर और भारतीय विवाहों को अमान्य ठहराने के खिलाफ अभियान, कैंपेन अगेंस्ट पोल टैक्स एंड इनवैलिडेशन ऑफ इंडियन मैरिजेज, और ट्रांसवर्सल आवर्जन के खिलाफ विरोध, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ट्रांसवर्सल इमिग्रेशन। तो बेसिकली हुआ क्या था ये समझिए। सबसे पहले तो साउथ अफ्रीका में जब गांधी जी रह रहे थे तो उस दौरान एक बड़ा चैलेंज ये आया कि जो लोग वहाँ आते थे, जो लोग वहाँ पार्टिसिपेट करने आते थे, उन लोगों को वहाँ से हटाया जाता था, वहाँ से भगा दिया जाता था। तो गांधी जी ने ये डिसीजन लिया था कि हम वहाँ के लोगों के रजिस्ट्रेशन सिस्टम को चेंज कराने का प्रयास करेंगे और सभी लोगों को वहाँ रहने दिया जाए, इसकी अनुमति लेने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए उन्होंने पंजीकरण सिस्टम में चेंज कराने के लिए विद्रोह किया था, आंदोलन किया था। भारतीय परिवार, जो भारतीय लोगों को भी जो नहीं उनको परमिशन दिया जा रहा था, तो उसके लिए भी उन्होंने किया था प्रयास। मतदान और उनके विवाह से संबंधित चीज़ों के लिए भी उन्होंने प्रयास किया। और ये जो पहला है उसी का इंग्लिश वर्जन है, ये प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ट्रांसवर्सल इमिग्रेशन, यानी बाहरी लोगों के आने पर प्रतिबंध के खिलाफ उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था। तो इस तरह से चारों के चारों स्टेटमेंट जो है वो गांधी जी से रिलेटेड है और गांधी जी ने ये सारे काम जो है उन्होंने ये किया था, जिससे गांधी जी ने वहाँ पर लागू किया था। इसके अलावा गांधी जी का अफ्रीका में कुछ इंपॉर्टेंट काम देखेंगे तो 1894 में उन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। इसके अलावा फिनिक्स आश्रम की स्थापना उन्होंने की थी। इसके अलावा सत्याग्रह
का एक्सपेरिमेंट जो पहला था वो गांधी जी ने वहीं किया था। इसके अलावा उन्होंने एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ करके जो किताबें लिखी हैं वो वहीं से रिलेटेड रही हैं। इसके अलावा उनका फर्स्ट मैगजीन जो है वो इंडियन ओपिनियन, वो भी अफ्रीका से ही रिलेटेड रहा है। नेक्स्ट आते हैं, किस वर्ष गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, ये अभी हम लोगों ने चर्चा कर भी लिया है, तो इसको छोड़ देते हैं, स्किप करते हैं। नेक्स्ट है, अहमदाबाद मील हड़ताल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन का चयन कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अहमदाबाद मील स्ट्राइक एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट गलत है इसको ढूंढना है, और किसके संबंध में ढूंढना है? तो अहमदाबाद का मील मजदूर जो आंदोलन हुआ था उसमें। पहला है, कपास मील के मजदूर अपने वेतन में 50% की वृद्धि की मांग कर रहे थे। द कॉटन मील वर्कर्स वेयर डिमांडिंग ए राइज ऑफ 50% इन देयर वेजेस। मील मालिक केवल 35% वेतन देने के लिए तैयार थे। यह महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहली भूख हड़ताल थी। इट वॉज द फर्स्ट हंगर स्ट्राइक लेड बाय महात्मा गांधी। और लास्ट है, अंत में न्यायाधिकरण ने मजदूरों को 35% वेतन वृद्धि का आदेश दिया। इन द एंड ऑफ ट्रिब्यूनल अवार्डेड द वर्कर्स ए 35% वेज हाइक। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि यहाँ पर जो अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन था वो क्या हुआ था कि प्लेग फैला था वहाँ पे, तो सारे मजदूर छोड़ छोड़ करके जा रहे थे। कोई मजदूर काम नहीं करना चाहता था क्योंकि बीमारी फैली हुई थी। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि उनको ज़बरदस्ती प्रमोट किया कि नहीं नहीं आप काम कीजिए, हम आपको बोनस देंगे। तो मजदूरों ने क्या किया कि बीमारी के दौर में, प्लेग के दौर में काम किया। अब जब बोनस देने की बारी आई तो ब्रिटिशर्स कह रहे हैं नहीं नहीं हम बोनस नहीं देंगे। फिर उन पर दबाव बनाया गया, तो फाइनली उन्होंने कहा कि ठीक है हम 20% देंगे। फिर उन पर ज़बरदस्ती भूख हड़ताल करके गांधी जी ने दबाव बनाया, तो वो फाइनली मान जाते हैं और 35% दे देते हैं। तो यानी पहला ये जो पॉइंट है इसमें हम लोगों को ढूंढना है गलत, तो सही वाला ढूंढते हैं। तो यानी ये बिल्कुल सही है कि इस प्रोसेस के अंतर्गत 35% जो है वो बोनस दिया गया था। महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल किया था, ये भी सही है। मील मालिक 35% देने के लिए तैयार थे, तो ये गलत है, क्योंकि मील मालिक 35% देने के लिए नहीं तैयार थे, 20% देने के लिए तैयार थे। और पहला बिल्कुल सही है कि मजदूर का डिमांड पहले 50% था, बाद में वो 35% से मान जाते हैं। तो इस तरह से ये जो अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन हुआ था, ये गांधी जी का एक इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि आंदोलन था, और इसमें इम्पोर्टेंट रोल गांधी जी का ही था। नेक्स्ट आते हैं, खेरा सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग खेरा सत्याग्रह। पहला है, किसानों ने वर्ष 1919 के लिए राजस्व निलंबन के संबंध में ब्रिटिश सरकार को याचिकाएं प्रस्तुत की। पीजेंट सबमिटेड पेटिशन टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिगार्डिंग सस्पेंशन ऑफ रेवेन्यू फॉर द ईयर 1919। सेकेंड है, खेरा सत्याग्रह के बाद ब्रिटिश सरकार ने कर संग्रह को कम करने की घोषणा की, लेकिन जब्त की संपत्ति को वापस नहीं की। आफ्टर द खेड़ा सत्याग्रह ब्रिटिश गवर्नमेंट साउट टू रिड्यूस टैक्स कलेक्शन बट नॉट रिटर्न कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट पे आते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि किसानों ने वर्ष 1919 के राजस्व निलंबन, यानी किसान का कहना यह था कि वहाँ पे एक रूल था कि 25% से यदि ज़्यादा आपका जो फसल है वो डैमेज हो जाता है तो देन आपके टैक्स को माफ़ कर दिया जाएगा या कम कर दिया जाएगा। यानी 25% से ज़्यादा टैक्स, अगर आपका फसल खराब हो जाता है तो टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो किसानों ने एप्लीकेशन देना शुरू किया कि हमारा जो फसल है 1918 में वो खराब हो गया है, तो इसलिए 1919 में जो आप टैक्स लेने वाले हैं वो ना लें। तो यानी ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि उन्होंने ये डिमांड किया कि हमारा फसल खराब हो गया है इसलिए टैक्स ना ले। यानी 1919 का मतलब है नेक्स्ट ईयर का जो फिनेंशियल ईयर है उसमें टैक्स ना ले। तो पहला वाला सही है। सेकंड कहता है कि खेरा सत्याग्रह के बाद ब्रिटिश सरकार ने कर संग्रह को कम कर दिया। तो ये बिल्कुल सही है कि ब्रिटिश ने कहा था कि ठीक है हम टैक्स नहीं लेंगे, ये बात तो सही थी, लेकिन जब्त की गई संपत्ति वापस नहीं की। तो ये गलत है। यहाँ पर जब ब्रिटिश पे दबाव बनाया गया गांधी जी द्वारा तो उन्होंने कहा कि ठीक है जो भी टैक्सेस है वो हम माफ़ कर देंगे और साथ ही साथ जो हमने किसी का टैक्स या ज़मीन छीन लिया है वो हम वापस भी कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये सेकेंड वाला गलत हो गया, क्योंकि सामान वापस कर देंगे तो वापस पहले यहाँ लिखा हुआ है कि नहीं करेंगे। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट केवल सही है
खेरा के बारे में, और दूसरा जो है वो गलत है। और यहाँ पे पूछा गया था कथन पर विचार करें और सही कथन ही ढूंढना है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, रॉलेट अधिनियम निम्नलिखित में से सिफारिशें थी। द रॉलेट एक्ट हैड फॉलोइंग रिकमेंडेशंस। तो रॉलेट एक्ट क्या था, हम लोग पढ़े हैं कि 1919 में, गलत हो गया ना पिछला वाला, क्योंकि यहां पर सिर्फ ये वाला जो पॉइंट था ना वो गलत होने के लिए था कि जब्त की गई संपत्ति वापस नहीं की जाएगी, तो जब्त किया हुआ संपत्ति भी वापस कर दिया गया था। नेक्स्ट आते हैं कि ये रॉलेट एक्ट, तो रॉलेट एक्ट में पहला है, कार्यकर्ताओं को बिना किसी मुकदमे के निर्वासित किया जाना चाहिए या 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाना चाहिए। एक्टिविटीज शुड बी डिपोर्टेड और इम्प्रिजन्ड विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर्स। ये इसमें प्रावधान किया गया कि यदि किसी को पकड़ा जाएगा तो 2 साल के लिए ऐसे ही जेल में डाल दिया जाए। यदि लगता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आदमी नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड घटनाओं में एक्टिव है तो इसको पकड़ लिया जाए और 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाए, ये पहला पॉइंट है। सेकंड कहता है कि कार्यकर्ताओं पर बिना मंजूरी के मुकदमा चलाया जाए, यानी कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उस पर बिना जूरी के मुकदमा चलाया जाए। एक्टिविटीज टू बी ट्राइड विदाउट जूरीज, बिना जूरी के मुकदमा शुरू कर दीजिए। देशद्रोह के संदेह के आधार पर बिना वारंट के भारतीयों को गिरफ्तार करने की अनुमति दी जानी चाहिए। अलाउड अरेस्ट ऑफ इंडियंस विदाउट वारंट ऑन द सस्पिशियस और ट्रीजन, यानी थोड़ा भी संदेह लगे तो उसको पकड़ने का आदेश दिया जाए। लास्ट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का कानून निलंबित कर दिया जाए। द लॉ ऑफ हेबस कॉर्पस वाज सस्पेंडेड। हेबस कॉर्पस क्या है, हमारे संविधान में अभी वर्तमान में लागू किया गया है, तो हुआ है। तो इसमें क्या होता था कि किसी को पकड़ लिया जाता था तो 24 घंटे के अंदर उसको कारण बताना पड़ता है, अदरवाइज उसको छोड़ना पड़ता है। तो यहाँ 24 घंटा क्या, 2 साल के लिए, तो यानी ये तो बिल्कुल सही है कि हेबस कॉर्पस निलंबित हो चुका था, बंदी प्रत्यक्षीकरण निलंबित था, ये भी बिल्कुल सही है। अब अगर आपका 4 सही है 2 सही है, तो 4 सही 2 सही इसमें दिख रहा है और इसमें दिख रहा है। कार्यकर्ताओं पर बिना जुड़ी के मुकदमा चलाया जा सकता है, ये भी सही है। भारतीयों को वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा सकता है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी ये लगभग सारे प्रोविजंस जो है वो एक्ट के अंतर्गत जो है वो लागू किए गए थे। ठीक है, तो इसलिए रॉलेट एक्ट के अंतर्गत ये सारे दिए गए थे और यही कारण है कि बेसिकली भारतीयों ने इसको काला कानून, ब्लैक एक्ट कह करके संबोधित किया था, क्योंकि ये भारत के जो लोग थे उनके अगेंस्ट में ये एक्ट बनाया गया था, तो इसलिए। नेक्स्ट है 27, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया था, यानी फर्स्ट टाइम सत्याग्रह। हु अमॉन्गस्ट द फॉलोइंग क्वाइंट द वर्ड सत्याग्रह। सत्याग्रह शब्द किसने गढ़ा या सत्याग्रह का प्रयोग किसने सबसे पहले किया। तो हुआ ये था कि गांधी जी ने ही सत्याग्रह भारत में फैलाया, तो वर्ड जो है ये गांधी जी ने ही लागू किया था, तो ये इसका सही आंसर क्या होगा, गांधी जी। बट इसमें एक जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो क्या है कि गांधी जी के एक भतीजे थे जिसका नाम था मगन लाल गांधी, और मगन लाल गांधी ने एक वर्ड यूज किया था सदाग्रह, और इसी सदाग्रह वर्ड से आइडिया आया था गांधी जी को कि सत्याग्रह वर्ड यूज किया जा सकता है। तो बेसिक रूप से सत्याग्रह वर्ड का यूज जो है वो गांधी जी ने ही सबसे पहली बार किया, बट उनको ये आइडिया किसके विचारों से आया था, तो मगनलाल गांधी के सदाग्रह के विचार से आया था। तो इसलिए आंसर में तो महात्मा गांधी ही होंगे, उसमें कहीं कोई दूसरे को आंसर देने की जरूरत नहीं है। भतीजे ने किया था, भतीजे ने यही किया था कि सदाग्रह किया था, बट उनको सत्याग्रह वर्ड उन्होंने ही ढूंढा था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज ए वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द चंपारण सत्याग्रह। पहला, राष्ट्रीय आंदोलन में वकील, छात्रों, महिलाओं की सक्रिय अखिल भारतीय भागीदारी, एक्टिव ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन ऑफ लोअर्स स्टूडेंट्स एंड वुमेन इन द नेशनल मूवमेंट। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इससे कोई लेना देना नहीं है। राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी, ये भी नहीं होगा बिकॉज ये एक्चुअली में ये मूवमेंट क्या था, किसानों का था। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान अशांति का शामिल होना, ज्वाइनिंग ऑफ पीजेंट अनरेस्ट टू इंडियाज नेशनल मूवमेंट, तो ये हो सकता है क्योंकि बेसिकली ये एक प्रकार का किसान आंदोलन था।
सेकेंड, बगान फसलों और वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी कमी हुई। तो एक्चुअली ड्रास्टिक डिक्रीज इन द कल्टीवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स एंड कॉमर्शियल क्रॉप्स। तो ये भी हो सकता है क्योंकि नील जो था वो क्या था, एक प्रकार का कॉमर्शियल क्रॉप्स था। तो यानी सी और डी दोनों सही हैं, बट चूंकि हमें यहाँ एक ही ढूंढना है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं है मोर देन वन का, तो सी और डी में से ज़्यादा सही कौन लग रहा है? तो सी इसलिए बहुत ज़्यादा सही नहीं है क्योंकि किसान मूवमेंट के बाद ऐसा नहीं था कि शुरू में ही किसानों ने बहुत ज़्यादा नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेशन करने लगे। वो धीरे धीरे इनका पार्टिसिपेशन बढ़ता है और वो 1942 तक जाते जाते पार्टीशन काफ़ी आगे बढ़ जाता है। बट ये 100% सही है कि जैसे ही ये आंदोलन हुआ तो आगे के 1-2 सालों में ही लगभग 50 to 60% डिक्रीज हो गया था कॉमर्शियल क्रॉप्स। तो इसलिए ये ज़्यादा सही है और ये वाला थोड़ा कम सही है, इसलिए दोनों में से हमें कोई एक ही चुनना है। इसलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा कि अचानक से बहुत ज़्यादा जो है कह सकते हैं कि डिक्रीज हुआ था। नेक्स्ट है रॉलेट सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अभी रॉलेट पढ़े भी थे। विथ रेफरेंस टू रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह यहां है, ध्यान ये रख सकते हैं कि रॉलेट एक्ट नहीं है। हुआ ये था कि रॉलेट एक्ट जो था उसी के अगेंस्ट में सत्याग्रह चलाया गया था। पहला है रॉलेट एक्ट राजद्रोह समिति की सिफारिशों पर आधारित था। द रॉलेट एक्ट वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेडिशन कमिटी लीड बाय सिडनी रॉलेट। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने की कोशिश की। द रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी ट्राइड टू यूटिलाइज द होम रूल लीग। थर्ड आता है साइमन कमीशन के आगमन के खिलाफ प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ ही हुआ। तो अब अगर इसमें से ध्यान दें तो पहला ठीक लग रहा है कि रॉलेट सत्याग्रह का, रॉलेट एक्ट का निर्माण राजद्रोह समिति, बेसिकली ब्रिटिश ने 1919 में एक कमेटी गठित की थी सिडनी रॉलेट के नेतृत्व में, और कमेटी का नाम ही ये रखा गया था और कमेटी ने ही बेसिकली प्रमोट किया, सिफारिश किया। और गांधी जी जब इसके अगेंस्ट में एक सत्याग्रह लाते हैं, और ये क्वेश्चन भी आता है कि गांधी जी का फर्स्ट ऑल इंडिया सत्याग्रह कौन सा था, तो रॉलेट सत्याग्रह था। तो ये रॉलेट सत्याग्रह जो है ये बिल्कुल सही है। होम रूल लीग का यूज किया, तो होम रूल लीग 1616 में बना था और ये 1920 तक चलता है होम रूल लीग। तो 1918-19 के आसपास होम रूल लीग से इन्होंने सपोर्ट प्राप्त किया था क्योंकि इनको इस समय आदमी की ज़रूरत थी, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे। तो इसलिए ये सेकेंड स्टेटमेंट और फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट में आते हैं तो साइमन कमीशन के आगमन के खिलाफ। तो साइमन कमीशन चूंकि भारत में 1928 में आया था और रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, तो 1919 का 1928 से कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कि रॉलेट सत्याग्रह का कमिटी बना। रॉलेट सत्याग्रह में होम रूल लीग ने भी पार्टिसिपेट किया, होम रूल लीग से उन्होंने मदद मांगी। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। और जो थर्ड स्टेटमेंट है उसका कोई लेना देना रॉलेट एक्ट से नहीं है क्योंकि साइमन कमीशन 1919 के संवैधानिक सुधारों के लिए आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड का त्याग कर दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर री अनाउंस्ड नाइटहुड। तो बेसिकली उन्होंने क्या कर दिया था? नाइटहुड को वापस कर दिया था और वह असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। तो यदि दोनों स्टेटमेंट देखें, ही वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो यानी ये दोनों स्टेटमेंट अगर आप देखते हैं तो दोनों स्टेटमेंट को देख करके क्या समझ में आ रहा है? तो ये पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि उन्होंने नाइटहुड का त्याग किया था। और क्यों किया था? क्योंकि 1919 में एक घटना हुई थी जिसको हम लोग कहते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड। और जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद बेसिकली नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने त्याग कर दी। वो असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, क्या इसलिए उन्होंने त्यागा था? जी नहीं, उनका कोई लेना देना नहीं था असहयोग से, क्योंकि वो तो गांधी जी का मूवमेंट था। वो बेसिकली इसलिए त्यागा था क्योंकि उन्होंने आलोचना की जो जालियांवाला बाग हत्याकांड थी उसकी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। आर वाला पॉइंट गलत है और ए वाला पॉइंट सही है। नेक्स्ट आते हैं हंटर आयोग। हंटर आयोग कौन था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए जो कमेटी बना था उसको हंटर आयोग कहा गया था।
इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसका संबंध जालियांवाला बाग हत्याकांड से था। इट वॉज रिलेटेड टू द जालियांवाला बाग मैस्केयर। और सेकेंड है, चिमनलाल, हरिलाल, सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण और साहिबजादा सुल्तान अहमद खान इस आयोग में शामिल थे, यानी हंटर कमीशन के ये मेंबर थे। तो चिमनलाल, हरिलाल, सतलवाद और पंडित जगत नारायण और साहिबाजाद सुल्तान अहमद खान वेयर इंक्लूडेड इन द कमीशन। तो यदि आप पढ़ेंगे तो हंटर कमीशन जो गठित हुआ था इसके जांच के लिए, तो उसमें 5 जो थे ये ब्रिटिश मेंबर थे और 3 इंडियन मेंबर थे। और ये 3 इंडियन मेंबर वही थे जिनका नाम यहां पर दिया गया हुआ है। तो इस तरह से ये इसके मेंबर थे, ये भी सही है। और हंटर कमीशन जालियांवाला बाग के जांच के लिए गठित हुआ था, ये भी सही है। दोनों पॉइंट सही है, दोनों पॉइंट बिल्कुल सही है कि जांच हुआ। जांच में इन्होंने क्या किया कि जनरल डायर को ज़्यादा दोषी नहीं माना, बाद में जनरल डायर को भारत से बाहर भेज दिया जाता है। तो इस तरह से सत्य कथन की बात करें तो ऑप्शन सी है। बाद में फिर कांग्रेस ने अपने स्तर से फिर जालियांवाला बाग की जांच कराई थी। और जालियांवाला बाग पर हाल ही में केसरी 2 नामक मूवी भी आई थी, जिसमें शंकरन नायर को दिखाया गया है, जो वायसराय की कार्यकारिणी के परिषद से त्यागपत्र दे देते हैं और स्पेशली कह सकते हैं कि कोर्ट में उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था जालियांवाला बाग के अगेंस्ट में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य, विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। पहला है, भारत में मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावनाएं जागृत करना, टू रूज एंटी ब्रिटिश फीलिंग एमोंग द मुस्लिम ऑफ इंडिया। सेकेंड, मुस्लिम समाज में सुधार करना, टू रिफॉर्म द मुस्लिम सोसाइटी। थर्ड है, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग करना और खिलाफत आंदोलन को बनाए रखना, टू डिमांड सेपरेट इलेक्टोरेट्स एंड प्रिजर्व द खिलाफत। और लास्ट था, ऑटोमन साम्राज्य को बचाना और खलीफा को बनाए रखना, टू सेव द ऑटोमन एम्पायर एंड प्रिजर्व द खलीफा। तो बेसिक रूप से यदि खिलाफत आंदोलन आपने अगर पढ़ा होगा तो पढ़ा क्या है कि खिलाफत मूवमेंट जो है ये 1918 के बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म होता है तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में तुर्की के खलीफा को पद से हटाया जाने लगता है और इसीलिए खिलाफत मूवमेंट हुआ था। तो उस खिलाफत मूवमेंट में इलेक्टोरल सिस्टम से कोई लेना देना नहीं था, मुस्लिम समाज सुधार से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि इसके लिए ऑलरेडी पहले से कई मूवमेंट चले थे, जैसे वहाबी मूवमेंट चला था, हाजी सरवतुल्लाह का मूवमेंट था, फराजी आंदोलन था, पागलपंथी आंदोलन था। तो ये बेसिकली मूवमेंट थे जो कि मुस्लिम सोसाइटी से रिलेटेड थे। खिलाफत आंदोलन का मेन एम क्या था कि सेव द ऑटोमन का मतलब यहाँ तुर्की साम्राज्य है, और प्रिजर्व द खलीफा मतलब खलीफा के पद को बचाना है, और साथ ही भारत में जो ब्रिटिश के अगेंस्ट में मुसलमानों को उतारना है। तो यानी पहला और चौथा यहाँ पे सही है, और बाकी दोनों जो एम है वो भले ही मुस्लिम लीग के एम हो सकते हैं, बट वो खलीफा के एम नहीं होते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से किस कारण और कारणों से भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। तो स्वराज पार्टी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने बनाया था। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन स्वराज पार्टी फाउंडेड इन इंडिया। पहला है, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेना। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, इसके कारण क्या ये स्वराज पार्टी बना। दूसरा है, ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन, यानी ब्रिटिश सरकार बहुत टॉर्चर करते थे लोगों को, रिप्रेजेंट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और तीसरा है, भारतीयों का मानना है कि उन्हें प्रशासन का अनुभव होना चाहिए। इट इज बिलीव्ड बाय द इंडियंस दैट दे शुड फील द एक्सपीरियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये तीन ऑप्शन है आपके सामने। अब यहाँ कंफ्यूजन इसलिए होगा क्योंकि तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर दिखाई देता है। तो महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेना, यानी पहला वाला तो 100% सही है, क्योंकि गांधी जी ने जैसे ही असहयोग आंदोलन अचानक से रोक दिया था तो कुछ उनके विद्रोही थे वो अलग अलग ग्रुप में बट गए, और 2 ग्रुप थे, एक परिवर्तनवादी और एक अपरिवर्तनवादी, चेंजर और नो चेंजर। तो इस तरह से यदि देखा जाए तो ब्रिटिश सरकार का दमन से इस पार्टी का कोई लेना देना नहीं था। इस पार्टी का मेन मोटो क्या था, ये पार्टी चाहती थी कि हम जो है पार्टिसिपेट करें,
और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे, सदन में जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिफॉर्म्स हो सकते हैं उसमें पार्टिसिपेट करे, तो ये वो पार्टी चाहती थी। भारतीयों का मानना था कि उन्हें प्रशासन का अनुभव होना चाहिए। जी नहीं, ये भारतीयों का नहीं मानना था, ये स्वराज पार्टियों का मानना था। यानी स्वराज पार्टी बनाने वाले जो टीम के लोग थे उनका डिमांड था कि हमें कुछ प्रशासनिक व्यवस्था में घुसना चाहिए, और प्रशासनिक में नहीं, स्पेशली विधायिका में घुसना चाहिए। तो इस तरह से ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, और ओनली वन इज करेक्ट। यानी सिर्फ पहला स्टेटमेंट जो है वो ज़्यादा सही है रिगार्डिंग स्वराज पार्टी। ये दोनों स्टेटमेंट ज़्यादा सही नहीं लग रहे हैं। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द साइमन कमीशन? साइमन कमीशन के बारे में आप जानते हैं कि साइमन कमीशन जो है वो भारत आया था 1928 में, और कमीशन का गठन 1927 में ब्रिटेन में हुआ था। तो पहला है, इसे 1919 में अधिनियम के कामकाज की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था। इट वॉज अपॉइंटेड टू इंक्वायरी इनटू द वर्किंग ऑफ द 1919 एक्ट। इसकी अध्यक्षता सर जॉन साइमन ने की। इट वॉज हेडेड बाय सर जॉन साइमन। इसने सरकार के संघीय स्वरूप की सिफारिश की। इट रिकमेंडेड ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और भारतीय नेताओं ने कमीशन का विरोध किया। कमीशन वाज अपोज्ड बाय द इंडियन लीडर्स। तो यदि देखा जाए तो यहाँ लगभग सभी ठीक लग रहे हैं, क्योंकि पहला ये बिल्कुल सही है कि 1919 की समीक्षा करने वो आए थे। सेकंड, इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, ये भी सही है। भारतीय नेताओं ने कमीशन का विरोध किया, ये भी सही है। तो 3 जब सही है तो 1, 2, 3 और बच गया आपका कौन? इसने सरकार के संघीय स्वरूप की सिफारिश की। तो साइमन कमीशन का भले ही विरोध हुआ हो, बट साइमन कमीशन ने 1930 में जाके अपने रिपोर्ट को सबमिट कर दिया था ब्रिटेन में, और इसी रिपोर्ट पर समीक्षा के लिए, या कह सकते हैं कि इसी रिपोर्ट की जांच के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। तो इस तरह से आप अगर ऑप्शंस देखेंगे तो सारे ऑप्शंस आपको सही नजर आएंगे, और ये सारे जो पॉइंट्स थे साइमन कमीशन से रिलेटेड हैं, और सारे के सारे पॉइंट्स सही हैं। नेक्स्ट आते हैं, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विथ रिफरेंस टू साइमन कमीशंस रिकमेंडेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? कौन सा सही है? ऑप्शन है, इसने प्रांतों में द्वैत शासन की जगह उत्तरदायी सरकार की सिफारिश की। इट रिकमेंडेड द रिप्लेसमेंट ऑफ डायरकी विथ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस। ये बेसिक रूप से क्या हुआ था? अच्छा चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद की स्थापना का प्रस्ताव रखा। इट प्रपोज द सिटिंग अप ऑन इंटर प्रोविंशियल काउंसिल अंडर द होम डिपार्टमेंट। इसने केंद्र में द्विसदनीय विधायिका को समाप्त करने का सुझाव दिया। इट सजेस्टेड द एबोलिशन ऑफ बाई कैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर। और द लास्ट वन, इसने भारतीय पुलिस सेवा के निर्माण की सिफारिश की, जिसमें भारतीय भर्तियों की तुलना में ब्रिटिश भर्तियों के लिए वेतन और भत्ते में वृद्धि का प्रावधान हो। इट रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ इंडियन पुलिस सर्विस विद द प्रोविजन फॉर इंक्रीज्ड पे एंड अलाउंस फॉर ब्रिटिश रिक्रूटमेंट एज कंपेयर टू इंडियन रिक्रूट्स। तो ये तो पहले से ही लागू था, तो इसको लागू करने की कोई जरूरत नहीं थी। अब इसकी तुलना आपको कहाँ से करनी है, क्योंकि इसी के सिफारिश पर 1935 का एक्ट आया था। यानी 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है ये कहाँ से गाइडेड था? तो थोड़ा बहुत उसमें साइमन कमीशन का ही गाइडेंस था। तो साइमन कमीशन ने जो गाइडेंस दिया, तो उसमें अगर हम लोग भारत शासन अधिनियम में देखें तो ये वाला पॉइंट भारत शासन अधिनियम में नहीं था, ये भी नहीं था। उसमें जो केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था लागू की गई थी, यहाँ कह रहा है कि हटा देना चाहिए। तो यानी ये दोनों पॉइंट जो है ये साइमन कमीशन ने नहीं सजेस्ट किया था। ये पॉइंट 1935 के एक्ट में आया था कि प्रांतों में द्वैत शासन की जगह क्या बनाया जाना चाहिए? एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाना चाहिए। और इसको कहा जाता है कि प्रांतों को जो है थोड़ा सा उत्तरदायी बनाया गया था। और इसी के बेस पे, यानी 1935 के बेस पे 1937 में सारे प्रांतों में चुनाव कराए गए थे, यानी इलेक्शन कराया गया था। तो प्रोविंशियल इलेक्शन जो है ये क्यों हो पाया था? क्योंकि प्रांतों को उत्तरदायी गवर्नमेंट दी गई थी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने का प्रयास किया गया था। इसलिए पहला ऑप्शन ही इसमें सही है, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, 1932 में गांधी जी ने अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की।
In 1932 गांधी जी फाउंडेड द ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। तो ये उन्होंने बनाया था, ये तो सही है। 1932 में क्या बनाया था ये देखना है। सेकेंड है, इसी संगठन का नाम परिवर्तित करके हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वाज चेंज टू हरिजन सेवक संघ। तो हरिजन शब्द का प्रयोग गांधी जी ने बहुत बार भारतीय इतिहास में किया। हरिजन नामक से पत्रिका चलाई, हरिजन बंधु नाम से गुजराती में पत्रिका चलाई। तो इस तरह से उन्होंने हरिजन लीग जो है बनाया था। और ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, क्योंकि उन्होंने जब वो जेल में थे तो उन्होंने एक संगठन बनाया था जिसका नाम ही था इंडियन एंटी अनटचेबिलिटी लीग, और बाद में जब वो जेल से बाहर निकले तो उसका नाम हरिजन सेवक संघ हो गया। तो इस तरह से दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही हैं। नेहरू रिपोर्ट। अब क्या हुआ था कि साइमन कमीशन भारत आया था और साइमन कमीशन का भारतीयों ने खूब विरोध किया। तो जब साइमन कमीशन का विरोध हुआ तो साइमन कमीशन भारत से लौटने लगता है। तो भारत सचिव एक थे जो कि ब्रिटेन में बैठते थे। तो भारत सचिव ने कहा कि मैं इंडियन को चैलेंज करता हूं कि क्या आप अपने लिए सारे दलों को मिला करके एक संविधान बना सकते हैं। तो ये चैलेंज जो है उनको किसने किया था, तो लॉर्ड बर्केनहेड, लॉर्ड बर्केनहेड ने किया था। और इसी लॉर्ड बर्केनहेड के चैलेंज को फुलफिल करने के लिए जो इंडियन थे उन्होंने एक टीम बनाई थी। उस टीम का नाम था नेहरू कमिटी, और मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में टीम बनी। टीम ने कुछ सुझाव दिए। ऑप्शन है पहला, भारत की पूर्ण स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के लिए सीटों के आरक्षण से संयुक्त निर्वाचक मंडल यानी रिजर्व वाला सिस्टम, ज्वाइंट इलेक्टेड्स विद द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर माइनॉरिटीज। इसके अलावा संविधान में भारत के लोगों के लिए मौलिक अधिकार। तो ये तो दोनों आपको विचार करने का चीज है, लेकिन ये पहला वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डोमिनियन स्टेट की डिमांड की जाती थी। बिकॉज अभी यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग भारत में पहली बार 1929 में लाहौर अधिवेशन में होती है, जब जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये डिमांड आता है। तो यानी यहाँ पर ये डिमांड होगा नहीं। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। अब दो स्टेटमेंट में आते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है रिजर्वेशन और कह रहा है संयुक्त निर्वाचक मंडल, पृथक नहीं। संयुक्त निर्वाचक मंडल का मतलब होता है कि जिसमें सभी धर्मों के लोग जो है पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये बिल्कुल सही है कि उन्होंने संयुक्त निर्वाचन की मांग की थी, पृथक नहीं। और इन्होंने अपने लिए फंडामेंटल राइट्स की मांग की थी, तो ये भी सही है। और इसी के बाद 1931 के बेसिकली कांग्रेस सेशन में भी मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। तो यानी सेकेंड और थर्ड जो है ये बिल्कुल सही है, और जो पहला है वो बिल्कुल गलत है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें सही वाला ढूंढना था, तो ये रख सकते हैं। बट जैसे ही ये डिमांड किया गया तो मुस्लिम लीग ने कहा कि चूंकि इसमें तो पृथक निर्वाचन का डिमांड हुआ ही नहीं है, सेपरेट इलेक्टोर्स का तो नहीं डिमांड हुआ है, इसलिए मुस्लिम लीग अलग हो गई। और फिर बर्केनहेड का जो चैलेंज था कि सारे पार्टी की सहमति से आपको बनाना है, देन वो सारे पार्टी की सहमति से नहीं बना, तो इसलिए ये हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्वराज पार्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्वराज पार्टी। तो अभी स्वराज पार्टी की चर्चा भी हम लोगों ने की थी, फिर से आते हैं स्वराज पार्टी पे। पहला है, CR दास ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस के खिलाफत स्वराज पार्टी के गठन की घोषणा की। बेसिकली इसका पूरा नाम यही था, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। CR दास रिजाइन फ्रॉम द प्रेसिडेंटशिप of INC and announced the formation of कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। तो ये बिल्कुल सही है कि वो पद से हटते हैं 1922 में, और ये जो नया पार्टी बनाते हैं ये कब बना था, तो 1 जनवरी 1923 इस दिन उन्होंने इलाहाबाद में इसका फॉर्मेशन किया था। कहां पे गठित किया था, तो इलाहाबाद में इस पार्टी का गठन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, मोतीलाल नेहरू और MA अंसारी परिवर्तनवादी के रूप में जाने गए, जबकि वल्लभ भाई पटेल और अजमल खां अपरिवर्तनवादी के रूप में जाने गए। तो मोतीलाल नेहरू एंड MA अंसारी केम टू बी नोन एज ए स्वराजिस्ट, वेयर वल्लभ भाई पटेल एंड अजमल खान केम टू नोन
एज नो चेंजर्स। तो एक था चेंजर्स और एक था नो चेंजर्स, यानी परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी। तो परिवर्तनवादी वो थे जो बेसिकली चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू को सपोर्ट करते थे, और अपरिवर्तनवादी वो थे जो गांधी को सपोर्ट करते थे। तो यहाँ पर अगर हम लोग आए तो मोतीलाल नेहरू ठीक है परिवर्तनवादी थे, M.A. अंसारी परिवर्तनवादी नहीं थे, वल्लभ भाई पटेल भी परिवर्तनवादी नहीं थे, अजमल खान परिवर्तनवादी थे। तो यानी नाम को यहाँ पे चेंज कर दिया गया है और इसके बदले में यहाँ ये होगा और इसके बदले में यहाँ ये होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है ये गलत है, इसमें परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी के नाम गलत दिए गए हैं। तो इसलिए पहला ऑप्शन सही है। तो कौन सा कोड सही है? तो केवल एक वाला कोड जो है ओनली 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी अधिकतम मानी जाती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोमेंट्स वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन कंसिडर्ड टू बी द मैक्सिमम, यानी किस में सबसे ज्यादा महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया? तो भारत में बहुत सारे मूवमेंट हुए जिसमें से आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सॉल्ट सत्याग्रह, बारदोली मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो पहली बात तो गांधी जी के मूवमेंट में ज़्यादातर महिलाएं पार्टिसिपेट करती थी, और गांधी जी का वह मूवमेंट जिसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था वो था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, और इसी आंदोलन में सबसे ज़्यादा महिलाओं ने भाग लिया था। और इसी आंदोलन का पार्ट था, यानी ये आंदोलन कैसे शुरू हुआ था? तो नमक सत्याग्रह से, जिसको दांडी मार्च भी कहा जाता है। तो यानी सबसे ज़्यादा महिलाओं का पार्टिसिपेशन जो है ये इसी आंदोलन में देखने को मिलता है। और महिलाओं के जो लीडर के रूप में इस आंदोलन में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई थी वो थी सरोजनी नायडू, जिनके लीडरशिप में ये महिलाओं का आंदोलन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहा था। ठीक है, इसमें से एक घटना थी धरासना जो कि गुजरात में है। वहाँ नमक बनाने के लिए बहुत सारे महिलाएं इकट्ठा हुई थी जिनको ब्रिटिशर्स ने मारा था, और इस घटना के बाद महिलाओं का मूवमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा जोर पकड़ने लगा था। तो इस तरह से ये वह मूवमेंट था जिसमें पुरुषों ने तो बहुत ज़्यादा भाग लिया ही था, बहुत सारा जो है महिलाओं ने भी पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन आते हैं, नमक आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 1930 में शुरू किया गया था। द सॉल्ट एजिटेशन वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन 1930। तो ये सॉल्ट वाला जो है 1930 में लागू किया गया था, और महात्मा गांधी का उद्देश्य गरीबों को मुफ्त नमक उपलब्ध कराना था। महात्मा गांधीज ऑब्जेक्टिव वाज टू मेक सॉल्ट अवेलेबल फ्री टू द पुअर। तो बेसिकली पहला तो ये है कि नमक आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 1930 में शुरू किया गया। तो ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि इसका एग्जैक्ट डेट क्या था? तो 12 मार्च 1930। तो इस तरह से ये पहला पॉइंट तो बिल्कुल सही हो जाता है। सेकंड कहता है कि इसका उद्देश्य गरीबों को मुफ्त नमक देना था। तो जी नहीं, इसका उद्देश्य गरीबों को मुफ्त नमक नहीं देना था, बल्कि यहाँ पर जो मेन एम था वो ये था कि भारत के जो ब्रिटिश कानून है उनका उल्लंघन करके ब्रिटिश के सामने एक तरह से जो है एक चैलेंज क्रिएट करना था। ब्रिटिश को एक मैसेज देना था कि हम आपके कानून को नहीं मानेंगे और फ्री नमक का यूज करेंगे, आपका जो शोषण का तरीका है उसको हम तोड़ेंगे। तो यानी सिर्फ गरीबों को नमक उपलब्ध कराना नहीं था इसका एम, इसलिए सी आंसर हो जाएगा कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ जो मेन जो रीजन था वो था कि इरविन के सामने नमक और नमक पर लगने वाला एकाधिकार को समाप्त करना। तो इनका जो मेन एम था महात्मा गांधी का वो था कि इन फ्रंट ऑफ वायसराय इरविन इंक्लूडिंग द एवोल्यूशन ऑफ सॉल्ट टैक्स, वो चाहते थे कि सॉल्ट टैक्स पूरी तरह से ख़त्म किया जाए, इसीलिए उन्होंने नमक सत्याग्रह जो है शुरू किया था। 41 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खुदाई खिदमतगारों, जिन्हें लाल शर्ट के आंदोलन के नाम से जाना जाता है, इसका क्या कारण था? ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल द खुदाई खिदमतगार ऑल्सो नोन एज ए रेड शर्ट कॉल्ड फॉर, क्यों जाने जाते हैं? तो पहला है उत्तर पश्चिम में पख्तून जनजाति क्षेत्रों का अफगानिस्तान के साथ एकीकरण, द यूनियन ऑफ पख्तून ट्राइबल्स एरियाज इन नॉर्थ वेस्ट विद द अफगान्स। तो ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि ये अफगान का आंदोलन नहीं था, ये भारत का आंदोलन था। सेकेंड है औपनिवेशिक शासन को आतंकित करने और अंततः उन्हें बाहर निकालने के लिए आतंकवादी रणनीति और तरीकों को अपनाना, द एडॉप्शन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज टैक्टिक्स एंड मेथड्स फॉर टेररिज्म, एंड फाइनली
द कॉलोनियल रूल्स, यानी कॉलोनियल रूल्स को डराना धमकाना, तो बिल्कुल गलत, क्योंकि ये पीसफुल मूवमेंट था, इसमें कहीं से भी हिंसा नहीं था। ये गांधी जी के फॉलोअर्स थे और ये गांधीयन तरीके से काम करते थे। राजनीतिक और सामाजिक सुधार के लिए साम्यवादी क्रांतिकारी विचारधारा को अपनाना, द एडॉप्शन ऑफ कम्युनिस्ट रिवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी फॉर पॉलिटिकल एंड सोशल रिफॉर्म्स, बिल्कुल गलत। ये कहीं से भी कम्युनिस्ट नहीं थे, ये गांधीयंस थे, गांधी को फॉलो करते थे। पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता और उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष, तो द पठान रीजनल नेशनलिस्ट यूनिटी एंड द स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म, यानी ब्रिटिश के अगेंस्ट ये आंदोलन था। अब आते हैं इसके बारे में थोड़ा एक दो पॉइंट मैं बताता हूं जिसको ध्यान रखिएगा। ये बेसिकली 1930s में हुआ, जब 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। तो इस दौरान भारत का जो क्षेत्र था, इस भारत के क्षेत्र में ये जो उत्तर का भाग आपको दिखाई देता है, इस उत्तर के भाग में यहाँ पे पाकिस्तान, और इसी पाकिस्तान का ये वाला जो हिस्सा था, इसी हिस्से में ये मूवमेंट हुआ था। तो ये जो आंदोलन हुआ था, ये बेसिकली इसको लीड किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने, और इसीलिए उनको क्या कहा जाती है, सीमांत गांधी कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी। तो उनको सीमांत गांधी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सीमा पर गांधी का आंदोलन चलाया था और गांधीवादी पॉलिसी से आंदोलन चलाया था, ठीक है। तो इसलिए इनको सीमांत गांधी कहा गया। और इनका आंदोलन जो था, ये ब्रिटिश शासन पे दबाव बनाना था और भारत को आज़ाद कराना था, ना कि पाकिस्तान में मिलना था, ना ही अफगानिस्तान में मिलना था। ये पूरी तरह से गांधीयन सिस्टम पर उन्होंने जो है इसको लागू किया था, इसीलिए इनको सीमांत गांधी कहा जाता है। और इसका नतीजा ये रहा कि देश की आज़ादी के बाद मात्र 2 लोगों को जो है भारत रत्न दिया गया। उसमें से पहले व्यक्ति यही थे, सीमांत गांधी, जिनको भारत रत्न दिया गया, जो आज़ादी के बाद पाकिस्तान में रह गए थे, और दूसरे थे नेल्सन मंडेला। तो इसलिए ये आंदोलन जो है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा और जाना जाता है। इस आंदोलन को लाल कुर्ती मूवमेंट, इसके अलावा फ्रंटियर मूवमेंट, या इसको खुदाई खिदमतगार मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, हु लेड द सॉल्ट सत्याग्रह इन भागलपुर। तो बिहार में भी नमक सत्याग्रह हुआ था। चूंकि बिहार के पास समुद्री नमक बनाने का ऑप्शंस नहीं था, इसलिए बिहार में क्या किया गया कि नमकीन मिट्टी से नमक बनाया गया। और इसी तरीके से सारण में, चंपारण में, ये अलग अलग जगहों पर नमक बनाए जा रहे थे। और इसी दौरान जो है भागलपुर में जो लीड किया था वो सराफ साहब ने किया था। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, महादेव लाल सराफ। ये बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको याद रख सकते हैं। कहां पे लीड किया था, आंसर याद रखिएगा, भागलपुर। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता का मुख्य उद्देश्य था, द मेन पर्पस ऑफ गांधी इरविन पैक्ट वाज, यानी गांधी इरविन समझौता का मेन मकसद क्या था। ऑप्शन है गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी को आसान बनाना, टू मेक द पार्टिसिपेशन ऑफ कांग्रेस इजियर इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करना, टू एंड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सभी क्रांतिकारियों को मुक्त कराना, टू सेट फ्री ऑल रिवोल्यूशनरीज, नमक कर पर समाप्त करना, टू एंड द टैक्स ऑन सॉल्ट। तो बेसिकली क्या हुआ था कि गांधी इरविन पैक्ट हुआ। तो गांधी इरविन पैक्ट में एक तरफ गांधी थे, एक तरफ गांधी जी थे और दूसरी तरफ जो थे इरविन थे। तो दोनों के बीच में एक समझौता हुआ। ये समझौता कब हुआ था, डेट याद रख सकते हैं, क्वेश्चन में आता है 5 मार्च 1931 1931 को हुआ था। और इस समझौते में बेसिकली डील ये हुई थी कि इरविन ने 2 शर्तें रखी। पहला शर्त ये रखा कि आपको गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना पड़ेगा और ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है इसको थोड़ा समय के लिए रोक दीजिए जब तक आप गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं। गांधी जी ने बदले में बहुत सारे शर्तें रखी कि जितने भी लोगों को आपने जेल में बंद रखा है उसको छोड़ दीजिए, सॉल्ट पर से यानी नमक पर से टैक्स हटा लीजिए, और बहुत सारी चीज़ें, शराब बंद कर दीजिए, टैक्स घटा दीजिए, इस तरह की चीज़ें गांधी जी ने रखी। तो बहुत सारा चीज़ तो इसमें था, बट जो मेन चीज़ था वो था इरविन का पॉइंट, पहला वाला पॉइंट कि आपको पहले प्रायोरिटी देना है कहाँ, कि कांग्रेस बोलिए गोलमेज सम्मेलन में जाएगा तभी ये सारी चीज़ें डिस्कस होगी। तो यानी सबसे इसमें सारे पॉइंट्स पर डिस्कशन हुआ था, ये सारे पॉइंट सही है, लेकिन सारे पॉइंट्स में जो सबसे मेन पॉइंट था जिसके लिए ये आयोजन किया गया था
वो था कि टू मेक द पार्टिसिपेशन ऑफ कांग्रेस इजियर इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी कांग्रेस को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए भेजना। क्यों ऐसा क्यों इतना इंपॉर्टेंट था? तो हुआ एक्चुअली ये था कि 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ, यानी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस गई नहीं, तो सारे लोग गए और मेन पार्टी ही नहीं गई। नतीजा क्या हुआ कि मेन पार्टी के नहीं जाने के कारण कांग्रेस का पार्टिसिपेशन वहां नहीं हुआ, और कांग्रेस का पार्टिसिपेशन नहीं हुआ तो ये फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन फेल हो गया। इसलिए सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में जबरदस्ती इरविन चाहता था कि हम कांग्रेस को भेजें, और इसीलिए यह डिसीजन लिया गया था। नेक्स्ट आते हैं, महात्मा गांधी कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए बंबई से लंदन रवाना हुए थे। महात्मा गांधी लेफ्ट बॉम्बे for London to participate in the second round table conference as a Congress representative. The ship कौन से जहाज से गए थे? तो जहाज की अगर बात कर लें तो ऑप्शन है SS मुल्तान, SS कोटे रोसो, SS राजपूताना, SS हेक्टर। इसका सही उत्तर माना जाता है SS राजपूताना। यही वो जहाज़ था जिस जहाज़ के नाम से जहाज़ था, और इसी पर बैठ करके महात्मा गांधी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने जाते हैं। बट ये जो प्लानिंग है ये फेल हो जाता है, और वो फिर सेकेंड राउंड टेबल से खाली हाथ भारत वापस लौट के आते हैं, और इसी कारण से थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी करना पड़ा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया? हु अमंग द फॉलोइंग इंडियंस लीडर पार्टिसिपेटेड इन द ऑल थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? तो यहाँ पर आपका नाम बहुत इजी क्वेश्चन है ये, और लेकिन इसमें साथ में प्लस कर सकते हैं तेज बहादुर सप्रू, तो ये बेसिकली ये सेकेंड लीडर थे जो तीनों गोलमेज में गए थे, और इस तरह से ये दोनों ऐसे थे जिन्होंने तीनों के तीनों थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। तो इस तरह से ये BR अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू दोनों के पॉइंट को क्या कर सकते हैं, आप याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 46 है, 1932 भारत लंदन में भारतीय और ब्रिटिश राजनीतिक नेताओं की बैठक को प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में संदर्भित किया जाता है। गलत कथन को चुने। द मीटिंग ऑफ इंडियन एंड ब्रिटिश पॉलिटिकल लीडर्स ड्यूरिंग 1932 इन लंदन हैज ऑफ्टन बीन रेफर्ड टू द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उसमें से दो में भाग नहीं लिया, तो बिल्कुल सही है कि कांग्रेस ने सिर्फ एक में भाग लिया था, वो भी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। सेकेंड स्टेटमेंट है कि सम्मेलन में भाग लेने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलावा अन्य भारतीय पार्टियां पूरे भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी, बल्कि वर्गीय हितों का प्रतिनिधित्व करती थी। इंडियन पार्टीज अदर देन द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेटिंग इन द कॉन्फ्रेंस रिप्रेजेंटेटेड सेक्शनल इंटरेस्ट्स एंड नॉट टू द होल ऑफ इंडिया। तो बेसिकली पूरे भारत का रिप्रेजेंटेटर तो कांग्रेस ही था, बाकी जैसे जस्टिस पार्टी थी तो मद्रास के ग्रुप को सपोर्ट करती थी, यूनियनिस्ट पार्टी थी तो वो सिखों की कम्युनिटी थी, जो भीमराव अंबेडकर थे तो वो दलित पार्टी का कम्युनिस्ट मतलब रिप्रेजेंटेटर थे। तो इस तरीके से हर पार्टी के रिप्रेजेंटेटर छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते थे, तो यानी ये भी सही है। थर्ड कहता है कि ब्रिटिश लेबर पार्टी ने सम्मेलन से अपना नाम वापस ले लिया था, जिससे सम्मेलन की कार्यवाही पक्षपातपूर्ण हो गई। द ब्रिटिश लेबर पार्टी हैड विड्रॉ फ्रॉम द कॉन्फ्रेंस, दे आर मेकिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस पार्टीशन। सॉरी, नेक्स्ट आते हैं, यह 3 सत्रों में आयोजित सम्मेलन का उदाहरण था, न कि 3 अलग अलग सम्मेलनों का। इट वॉज एन इंस्टांस ऑफ ए कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 3 सेशन एंड नॉट दैट ऑफ 3 सेपरेट कॉन्फ्रेंसेस। तो ये 3 सेपरेट कॉन्फ्रेंसेस नहीं थी, और चूंकि इसमें गलत ढूंढना है तो ये सब हमारा सही है। गलत के रूप में यदि ढूंढा जाए तो ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बाकी सारे पॉइंट जो है लगभग सही दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है डी जो है वो गलत माना जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 47। सांप्रदायिक पंचाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सांप्रदायिक पंचाट आपको याद होगा कि जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब कंप्लीट हुआ था तो 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनल्ड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने एक घोषणा की थी, दैट्स कॉल्ड कॉमनल अवार्ड। द कॉमनल अवार्ड वाज अनाउंस्ड बाय रैमजे मैकडोनल्ड इन 1932। तो ये बिल्कुल सही है कि 1932 में ये घोषणा हुई थी। सेकेंड, इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित, यानी दलित के लिए ये पहली बार जो है पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इसमें पहली बार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया, बिल्कुल सही है। इसमें दलित को अल्पसंख्यक बताकर हिंदुओं से विभाजित करने का प्रयास किया गया। इन दिस एन अटेम्प्ट वाज मेड टू डिवाइड द दलित्स फ्रॉम द हिंदूज बाय मेकिंग देम ए माइनॉरिटी। तो ये बेसिकली बिल्कुल सही है कि ये अंग्रेजों की एक चाल थी कि वो भारत के यूनिटी को कमज़ोर करना चाहते थे, और दैट्स वाई उन्होंने ये ट्राई किया कि दलितों को पृथक निर्वाचन दे देते हैं, इससे दलित क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे और हमको भारत पर शासन करना इजी हो जाएगा। तो इसलिए ब्रिटिश ने ये पूरा फॉर्मूला लगाया था। बट इसी फॉर्मूले का तोड़ निकाला पूना पैक्ट में, जब गांधी जी और भीमराव अंबेडकर ने मिल करके डिसीजन लिया और वहाँ पर जो सेपरेट इलेक्शन सिस्टम था उसको रिजर्वेशन सिस्टम में चेंज कर दिया। तो इस तरह से ऑप्शन को अगर हम लोग देखेंगे तो 1, 2, 3 ये तीनों पॉइंट सही है। हालांकि ये जो थर्ड पॉइंट है कि दलितों के अल्पसंख्यक बता करके तोड़ने का प्रयास किया गया था, दूसरी ओर भीमराव अंबेडकर जी का ये डिमांड भी था। तो डिमांड इसलिए था क्योंकि वो चाहते थे कि रिजर्वेशन मिले, लेकिन रिजर्वेशन का फॉर्मूला नहीं था। तो बाद में गांधी जी ने उनको ये सेपरेट को ख़त्म करके रिजर्वेशन की ओर कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 48। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर अंबेडकर डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड क्लास, यानी दलित्स। तो दलित्स के लिए उन्होंने हमेशा डिमांड किया था कि अलग से हमें पृथक निर्वाचन चाहिए, लेकिन पहला तो फेल हो गया था, तो इसलिए नहीं मिला। सेकेंड कहता है कि पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों और सिविल सेवाओं में दलित लोगों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष प्रावधान किए गए। In the Pune Pact, special provisions for the representation of the depressed people in the local bodies and civil services were made. तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ज़्यादातर जो ये डिमांड थे वो मान लिए गए थे पूना पैक्ट में एक्चुअली। तो ये पहला तो डिमांड बिल्कुल सही है कि उन्होंने जितने भी तीनों पृथक निर्वाचन में वो सेपरेट इलेक्शन से रिलेट करते थे और उसकी डिमांड करते थे। सेकेंड वाला पॉइंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बिकॉज पूना पैक्ट में एक्चुअली सिविल सेवाओं और लोकल बॉडीज़ की चर्चा कम थी। वहाँ पर एक्चुअली प्रोविंशियल स्टेट्स और जो सेंटर था उसके लिए डिमांड किया गया था। तो इसलिए इसका आंसर जो है केवल एक होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऑप्शन में आपको यहाँ दोनों दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों दिखाई दे रहे हैं और यहाँ आपको देख सकते हैं कि एक जो इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है उस एक्सप्लेनेशन में कहा जा रहा है कि पूना पैक्ट में गांधी जी जो है स्थानीय निकायों और सिविल सेवाओं में भी दलित वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, इसका आश्वासन उन्होंने दिया था। हालांकि इस समय तक सीटें तय नहीं हुई थी इसके लिए, लेकिन वो एग्री थे कि आगे चल करके जो ये सारा सिस्टम होगा तो लोकल बॉडीज और सिविल सर्विसेज में भी उनको जो है स्थान दिया जाएगा। और जो प्रांत थे उन प्रांत में अभी हम लोगों ने चर्चा की थी कि 147 सीट्स दिए गए थे और केंद्र जो था उसमें 18% सीटें ये फिक्स कर दी गई थी। और इसमें उन्होंने एश्योरिटी दी थी गांधी जी ने कि आगे चल करके अगर कोई भी सिस्टम होगा तो उसमें जो है इसको भी जो है शामिल किया जाएगा और इसे भी बेसिक रूप से जोड़ा जाएगा और उसमें भी दिया जाएगा। इसी कारण से इसका आंसर जो है वो दोनों सही लिया गया है। तो इसलिए इसका आंसर आप भी 1 एवं 2 दोनों सही ले सकते हैं। (49) है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संबंध में असत्य कथन का चुनाव करें। चूज द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का मतलब क्या है कि कांग्रेस के अंदर ही एक पार्टी बनी थी जो सामाजिक विचारों से रिलेटेड थी। तो उसी में
और पहला ऑप्शन आता है ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुई। द ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज फाउंडेड इन 1934। तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो सोशलिस्ट है वो 2 बार हुई थी, एक 1931 में हुई थी जो औपचारिक रूप से हुई थी, और 1934 जो है वो फुल फेस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। सेकेंड है इसके संयोजक संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। इट कन्वर्टर फाउंडर व जयप्रकाश नारायण, तो ये भी बिल्कुल सही है, जयप्रकाश नारायण थे, फूलेना प्रसाद वर्मा थे, और भी लोग थे। थर्ड है इसका उद्देश्य समानता आधारित समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करना था। इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू एस्टेब्लिश ए सोशलिस्ट सिस्टम बेस्ड ऑन इक्वलिटी। तो ये बिल्कुल सही है, समाजवाद का मतलब ही होता है इक्वलिटी, तो इक्वलिटी बेस्ड सोसाइटी को बनाना चाहते थे। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपको क्या लग रहे हैं, ठीक लग रहे हैं। और यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है, असत्य। तो इसमें से कोई भी हमें असत्य नहीं दिख रहा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी असत्य हो जाएगा, क्योंकि यही हो जाएगा आंसर, क्योंकि हमें इसमें से तीनों के तीनों सही लग रहे हैं। और ये आप पढ़े होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1934 में किस तरह से स्वराज पार्टी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने किया था। लास्ट क्वेश्चन आते हैं, गोलमेज सम्मेलन के संबंध में सही कथन चुने। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। पहला है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू ने व्यक्तिगत खर्च पे भाग लिया। जवाहरलाल नेहरू पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एट हिज पर्सनल एक्सपेंस। महात्मा गांधी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेकर सांप्रदायिक पंचायत को स्वीकार किया। महात्मा गांधी एक्सेप्टेड द कॉमनवेल्थ अवार्ड बाय पार्टिसिपेटिंग इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उन्होंने ये कभी भी स्वीकार नहीं किया था। एनी बेसेंट ने गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। ये भी गलत है, क्योंकि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व हमेशा एक ही आदमी ने किया, वो कौन था, महात्मा गांधी। और किस में किया था, तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। थर्ड है, लास्ट है, भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व तीनों सम्मेलनों में किया। तो भीमराव अंबेडकर रिप्रेजेंटेटेड द दलित क्लास इन द 3 कॉन्फ्रेंस। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर। और भीमराव अंबेडकर किस कमिटी को या किस सोसाइटी के पार्ट को रिप्रेजेंट करते थे, तो दलित को रिप्रेजेंट करते थे, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर रिप्रेजेंटेटेड द दलित क्लास फॉर ऑल 3 कॉन्फ्रेंसेस। तो यानी इसका सही उत्तर जो है, इसका आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। और कल के टॉपिक में क्या रहेगा, इसको आप ध्यान दे सकते हैं। कल का हमारा टॉपिक रहेगा गांधीवादी चरण, और इसमें 1935 से लेकर 1947 यानी 1934 के बाद की घटनाओं को लेकर के और 1947 तक आज़ादी के बीच के घटनाओं को हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आशा करेंगे कि इसको अच्छे से आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, थोड़ा सा एक राउंड रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि कल जब हम लोग चर्चा करें और क्वेश्चंस करें तो उसमें आप चीज़ों को समझ पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। आज वैसे भी बहुत सारे क्वेश्चन ईजी थे, प्रीवियस ईयर बेस्ड ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने कराने का कोशिश किया ताकि आपका रिवीजन हो जाए सारे चीज़ों पर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल, और कल के क्लास में, कल 8वां दिन रहेगा और हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के लगभग पार्ट को इसको एक राउंड देख लेंगे। तो चलिए सभी लोगों को शुभ रात्रि, धन्यवाद, थैंक यू।